अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज है जनाब वीकेंड, और वीकेंड की वाइब्स जो होती हैं वो कुछ होती हैं डिफरेंट। और ये जो डिफरेंट वाइब्स होती है ना, इसमें होता है डिनर, आउटिंग और फिर प्लानिंग। अच्छा, डिनर, आउटिंग और प्लानिंग जो होती है ये हमेशा वीकेंड को अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए ताकि संडे जो है वो अच्छा गुजरे। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो वीकेंड होता है इसकी ख़ास बात क्या होती है। इसकी ख़ास बात होती है नाश्ता। जी हाँ, तो जब वीकेंड पे आप नाश्ता करते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन क्या करती हैं कि वो कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश करती हैं। मुख्तलिफ घरों में संडे वाले दिन जो है वो निहारी पकती है, पराठे पकते हैं नाश्ते में, क्योंकि लोग देर से सो के उठते हैं, क्योंकि लोग इवनिंग में जो है वो आउटिंग पर होते हैं, डिनर पर होते हैं, फैमिली के साथ बिजी होते हैं। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने आपके साथ में शेयर करनी थी कि जब भी संडे हो यानी वीकेंड है और आपको लगता है कि भाई अब सुबह जो है सुबह का नाश्ता हेल्दी होगा, हैवी होगा, या बहुत सारे लोग इस तरह से भी करते हैं कि 10-11 बजे के बाद उठ के चले जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो बाहर जाके नाश्ता करते हैं। तो आपने ये करना है, जितनी भी तमाम ख़वातीन है ना, टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोगों ने ये करना है अपने वीकेंड को आसान और अच्छा और इंजॉयबल बनाने के लिए, कि आप लोगों ने जो नाश्ता है यानी नाश्ते का जो सालन है वो आपने हफ्ते की रात को ही बना के रख लेना है। इससे बच जाएगा आपका टाइम। हाँ, अगर आपके घर में लोड शेडिंग नहीं है, और लोड शेडिंग होने के बावजूद भी जनरेटर जिन लोगों के घरों में है, ये जो नसीहत है या ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये उनके लिए है। क्योंकि कराची में ना हम जितनी ये ख़वातीन होती हैं उन सबको अगर कोई नसीहत करे ना बंदा, तो पहले ये सोच ले कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ लाइट कम जाती है। तो आप अपना जो नाश्ता है, नाश्ते की जो चीज़ें हैं वो रात को प्लान कर लिया करें, और सुबह सुबह ताज़े ताज़े पराठे डालिए, निहारी, कोरमा, या जो भी चीज़ का आप नाश्ता करना चाहते हैं संडे वाले दिन मज़े से नाश्ता कीजिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में अब एक बड़ी अच्छी सी रेमेडी जो है वो मैं शेयर करती हूँ। जिन लोगों की होने वाली है शादी, या जिन लोगों की जो है घरों में आने वाली हैं तकरीबात, और तकरीब में कोई इन तकरीबात में कोई 15 दिन रह गए हैं, आपको किसी इवेंट पर जाने के लिए 1 हफ़्ता रह गया है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं मेरी स्किन बहुत खुरदरी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए एक ज़बरदस्ती रेमेडी ये है। ये रेमेडी आपकी स्किन को यंग रखेगी, आपकी स्किन को स्मूथ रखेगी, और लोग ज़रूर आपसे पूछेंगे कि भाई आपने क्या जादू किया है। ये रेमेडी जो है ये ब्राइडल रेमेडी कहलाती है, यानी जिन ख़वातीन की, जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो 15 दिन पहले या 10 दिन पहले भी ये रेमेडी करें तो वो सब चीज़ें भूल जाएंगी। रेमेडी कुछ इस तरीके से है कि आपने लेना है एलोवेरा जेल, फिर आपने लेना है हनी, थोड़ा सा हनी, फिर आपने जो है उसमें लेमन लेना है, और इन तमाम को आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, फिर ये आपकी जिल्द को बनाएगी चमकदार। एलोवेरा जेल आपने ले लिया, और फिर आपने एलोवेरा जेल लेके अब आपके ऊपर है कि आप बाज़ार से ले लेते हैं या आप ये ऑर्गेनिकली एलोवेरा जेल जो है ये खुद पत्ते से निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर आपने जो है वो ग्लिसरीन मिलानी है। अच्छा, बहुत सारे लोग शहद भी मिला लेते, तो आप शहद भी मिला सकते हैं। तो ये जो रेमेडी है ये अच्छी तरीके से जब आप करेंगे या आप मिक्स करेंगे तो उसके बाद जो है आप इसको चेहरे पे लगाएं, 10 से 15 दिन लगाएं रोज़ाना। रात को सुबह उठ के आप अपना फेस जो है वॉश कर लें और फिर जादू देखें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में मौसम का हाल शेयर करते हैं कि आज दिन 10 बजे कैसा मौसम रहेगा, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा और 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। क्योंकि मौसम पता करके ही तो फिर आप बाहर जा सकेंगे ना कि मौसम कैसा है। तो हियर वी गो नाउ। अच्छा जी, 11 बजे मौसम रहेगा 31 सेंटीग्रेड, 12 बजे मौसम रहेगा 31 सेंटीग्रेड, 1 बजे मौसम रहेगा 32 सेंटीग्रेड और 2 बजे मौसम रहेगा 31 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, ये हो गया मौसम का हाल। और जल्दी से बढ़ते हैं करेंसी रेट्स की जानिब कि करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं, आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को करेंसी की रेट्स पता करने होते हैं, क्योंकि उनको इस हवाले से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीज़ें करनी होती है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 188 पर, कैनेडियन डॉलर है 209 पर, यूरो है 331, कुवैती दिनार है 926, वी हैव UK pound 384, we have Saudi Riyal 75, Swiss franc 351, US dollar 284। जी जनाब, अब चलते हैं हम वेजिटेबल बिज़ की जानिब, वेजिटेबल प्राइस की जानिब, जो स्टैटिक है। कमिश्नर कराची के जो दिए हुए रेट्स हैं ये आप पता कर ले, क्योंकि आपको सब्जियां ख़रीदनी होंगी तो आपको पता चले कि कितना फ़र्क है कीमतों में। टमाटर है 100 रुपये,
स्किन को बनाए चमकदार और बेहतरीन। आलू है जी 55 पे, आंखों के लिए बेहतरीन, आंखों के हलकों के लिए बेहतरीन। लहसुन हाजमे के लिए बेहतरीन 288 पर। अदरक बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखती है, ये है जी 426 पर। गाजर जो है आंखों के लिए बेहतरीन, इसका जूस बेहतरीन 92 पर है। तुरई जो है वो 46 पर है, खाने में बड़े मज़ेदार है। लौकी जो है ये भी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। लौकी का गोश्त, लौकी गोश्त के साथ बना सकते हैं। फूल गोभी जो है वो 75 पर है। खीरा जो है वो 240 पर है। खीरे का मास्क आंखों के लिए बेहतरीन। भिंडी जो है बड़े मज़े की होती है और भिंडी से मुझे रेमेडी भी याद आ गई, शेयर करती हूँ। प्याज जो है वो है 58 पर। तो जनाब ये वो प्राइजेज़ हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। अभी भिंडी से जो रेमेडी मुझे याद आ गई है वो जल्दी से मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने भिंडी लेनी है और ब्लैक सीड्स जो हैं वो पानी में भिगो के रात को रख देने हैं और उसके बाद जो है सुबह छान के उसका पानी पीना है। और तकरीबन अगर आप इसको अपनी प्रैक्टिस बना लेंगे तो आप शुगर, ब्लड प्रेशर और ऐसी कई बीमारियों से बच सकेंगे और आपकी जो लाइफ स्पैन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। जी हाँ, ये रेमेडी ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। अच्छा, अभी एक और खबर शेयर कर लेते हैं और ये है पाकिस्तानी टैलेंटेड यासिर सुल्तान के हवाले से। जी हाँ, शाबाश यासिर सुल्तान, आपने जो कारनामा अंजाम दिया है ना, दैट्स अमेजिंग। और ऐसा ही टैलेंट चाहिए हमें पाकिस्तान के लिए। तो जेवलिन थ्रो में यासिर सुल्तान ने किया है एक बड़ा शानदार कारनामा। जी हाँ, ये कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप 2025 में, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। और फिर इसके अलावा यासिर सुल्तान ने छठी और आखिरी कोशिश में 77.43 मीटर की थ्रो करके तीसरी पोजीशन हासिल की। अच्छा जी, यासिर की थ्रो सीजन में उनकी बेहतरीन कारकर्दगी करार दी गई है। इसके अलावा यासिर के मुकाबले में श्रीलंका के पथेरा गेना ने 82.5 मीटर की शानदार थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। यासिर ने दूसरी कोशिश में 75.79 मीटर और तीसरी कोशिश में 72.57 मीटर की थ्रो की थी। तो जनाब शाबाश, वेल डन यासिर सुल्तान। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे और बात करेंगे शहर कायद के हालात पर। ताजिर बरादरी ने रिजर्वेशन शो किए हैं, इनकी क्या रिजर्वेशन है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो कुछ बात कर लेते हैं कि बारिश के बाद जो सूरत हाल कराची में हुई उससे आम आवाम ही नहीं बल्कि ताजिर बरादरी भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ। ये जो सड़कें हमने देखी ना, जो हमें नज़र नहीं आ रही थी बारिश के पानी में, कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय आवाम के, तैरती हुई आवाम और आहें और सिसकियाँ थीं। लोगों के घर पानी में डूब गए। फिर हमने देखा कि कुछ इमारत थीं जहाँ से जो है वो चीज़ें गिर रही थी, लोगों के सामान गिर रहे थे क्योंकि हवा तेज़ थी, बारिश तेज़ थी, कच्चे मकान थे। इसके अलावा ऐसी भी सूरत हाल हुई कि बच्चे स्टक रहे। फिर ऐसी भी सूरत हाल हुई कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के मनाजिर देखे जहाँ पर लाखों रुपए का जो कीमती सामान था वो भी ज़ाया हो गया। अब इसकी सुनवाई, इसकी भरपाई कौन करेगा? और इस हवाले से जो ताजिर बरादरी है उन्होंने रिजर्वेशन भी जो है वो अपने ज़ाहिर की है। इस हवाले से उन्होंने वोकल होकर बात भी की है। कल हमने देखा कि एक मुश्तरका कंबाइन टॉक हुई जिसमें जो है KCCI के जो प्रेसिडेंट हैं जावेद बलवानी साहब, उन्होंने भी गुफ्तगू की ज़ुबैर मोतीवाला साहब के साथ बैठ के। तो आज हमने सोचा कि इनकी क्या रिजर्वेशन है और एक्चुअल में अब ये क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को। तो इस पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है आज कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जावेद बलवानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और उनके साथ अशरफ भाई भी मौजूद हैं। अशरफ भाई, वेलकम टू द शो। सर, जो सूरत हाल हुई है बारिश के बाद, तो एक तरीके से जो उम्मीदें थी ना कराची वालों की, ये सुनते हुए कि जी हमने रिफॉर्म कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, वी आर प्रिपेयर फॉर रेन, वो सारे दावे और वादे उनकी कलई खुल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची के लोग तो बेचारे अब तो नाउम्मीद ही हो गए हैं जी। और कराची से जितना फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है नाउम्मीदी की वजह से, और कराची से जितने नौजवान बाहर गए हैं वो शायद पाकिस्तान में कहीं से भी नहीं गए। सही। और कराची वो शहर है जो मुल्क का इकोनॉमी का इंजन है, और इकोनॉमी चलती है तो पूरा मुल्क चलता है, और टैक्स मिलता है तो पूरा मुल्क, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आर्मी हो, अगर टैक्स नहीं मिले तो ये कोई भी नहीं चल सकता। सब टैक्स के पैसों से ही चलते हैं। टैक्स कराची ही देता है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची के लिए कोई काम नहीं होता। और ये एक दफ़ा अर्बन फ्लड नहीं आया, ये कई दफ़ा कराची में आया।
जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि बहुत सारा नुकसान हुआ है, जितना आपको पता है आप तो उतना बता रही हैं, क्योंकि सही। आपका जितना एक्सपोजर है आप उतना ही जी बताएंगे। सर। हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा इसलिए है कि हमारे यहाँ इस वक्त करंट सिचुएशन में 29,000 मेंबर हैं, 29,000, और 29,000 टैक्स पेयर्स जो इस मुल्क का टैक्स देने वाले लोग हैं वो हमारे मेंबर हैं। सही। और मैं उस शहर का प्रेसिडेंट हूँ जिस शहर के 54% एक्सपोर्ट होता है और 67% टैक्स मुल्क का यहाँ से हासिल होता है। सही। मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं, इंडस्ट्रियल एरिया सारे बर्बाद हो गए, जितनी होलसेल मार्केट्स हैं सारी बर्बाद हो गई, घरों के अंदर पानी गया, वो सारे घरों बेचारे नर्सरी के इलाके में फर्नीचर मार्केट से मुझे वीडियो आई हैं, उनके बेचारों के फर्नीचर सारे ख़राब हो गए, डूब गए घरों के। ये अरबों और खरबों रुपए का नुकसान हुआ है लोगों का। हाँ। ऐसा नहीं है कि 10, 20, 40 अरब का नुकसान हुआ है, मैं बोलता हूँ ये खरबों रुपए का नुकसान हुआ है लोगों को। और जिनकी जानें गई हैं उन बेचारों को तो उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनकी फैमिली का। राइट। मैंने 21 अप्रैल 2025 को एक लेटर लिखा जी। मेयर कराची को, चीफ मिनिस्टर सिंध को, चीफ सेक्रेटरी सिंध को और कमिश्नर कराची को जी। कि यहाँ अर्बन फ्लड आता है तो लिहाजा आप अभी से तैयारी कर लें। हाँ। और जितने नाले हैं इनकी सफाइयाँ शुरू कर दें। अगर ये उस दिन से सफाई शुरू कर देते, उस पर सब नालों के नाम भी लिखे मैंने। हाँ। और मैंने ये भी लिखा कि क्या क्या नुकसान होता है, आप इनको बचाएं। सही। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, कस्टम बंद हो गए थे, पोर्ट्स बंद हो गए थे, तो वो भी एक अलग नुकसान हुआ। ठीक। तो ये इतने नुकसान हुए और चंद करोड़ रुपए अगर ये खर्च करते और नालों की सफाई कर देते। 46 नाले थे मेन नाले जो केएमसी के अंडर में आते हैं, अगर उनकी ये सफाई कर देते तो मैं बोलता हूँ जितनी बारिश हुई है उससे ज़्यादा भी बारिश होती। देखिए ब्रिटिश ज़माने के अंदर जो नाले बनाए गए ना, जी जी, वो नाले वो लोग 200-200 साल की प्लानिंग करते हैं। सही। हमारे यहाँ तो कोई बिल्डिंग 25-30 साल के बाद उसका आप बिल्डिंग का हाल देख ले, नई बिल्डिंग बन रही होती है, सीपेज नज़र आता है 4-5 साल में। जी। और जिसमें इतने सारे इदारे उसको देख रहे हैं, उसके बाद भी पानी निकल रहा होता है और सीपेज नज़र आ रहा होता है। जो आज से 100 साल पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई उन पर सीपेज नज़र नहीं आता। मतलब उस जमाने के ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंजीनियर जो हैं वो हमारे ये जो इंजीनियर हैं उनसे इतने होशियार या समझदार थे कि वो जो बिल्डिंग्स बनाते थे ना उनमें गर्मी लगती थी, ना सीपेज होता था, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक खराब हुआ है। हमारे यहाँ 20 साल में 25 साल में सब बर्बाद हो जाता है। सर वो ह्यूमन एंगल फॉलो करते थे ना कि इंसानों की आसानी के लिए क्या क्या चीज़ें मुमकिन है, यहाँ पर अब बेमानी है। चीज़ें होती हैं वो मैप को फॉलो करते हुए और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए होती हैं। नहीं तो बेमानी है, असल चक्कर नहीं है। जिस मुल्क में मैरिड नहीं होना वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आप डिपार्टमेंट में चले जाएं, लोग सो रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन में खेल रहे होते हैं। इस वक्त आप किसी दिन भी, उनका ड्यूटी टाइम है, आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाएं तो एक आदमी इवन चौकीदार नज़र नहीं आता। तो मतलब ये हाल है इस्लामाबाद में भी, कराची नहीं। हाँ। मैं इस्लामाबाद कभी मीटिंग में जाता हूँ, टाइम लिखा हुआ है 8:30 बजे, मैं 8:30 पौने 9 बजे जाता हूँ, दफ्तर में कोई आदमी नहीं होता। सही। तो ये सिंध गवर्नमेंट तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे आगे है और इस चीज़ के अंदर छुट्टियां करने में, डिपार्टमेंट में कोई नज़र नहीं आए, काम ना करने में माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट को तो गिनीज बुक के अंदर इनको रिवार्ड मिलना चाहिए। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर 400 बड़े नाले हैं, 46 बड़े नदियाँ हैं, 600 नाले हैं। आप 19 अगस्त को मेयर साहब बयान दे रहे हैं कि इमरजेंसी डिक्लेयर। अरे अल्लाह के बंदो, आप पहले से नालों पे बोर्ड लगा दो कि ये नाले केएमसी के अंडर में, ये नाले फलाने डिपार्टमेंट के अंडर में, बोर्ड लगा दें और उस पर नंबर लिख दें। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो आप वीडियो बना के उसको भेज दें। सही। और सारा साल साफ होना चाहिए नाला। कोई थोड़ी इमरजेंसी आएगी तो साफ करेंगे। हाँ। इनका अभी जो अरबों रुपए के खरबों रुपए का नुकसान हुआ है इसका जिम्मेदार कौन होगा? इतने लोग मरे हैं, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? अब आप मुझे बताएं, इनके अभी इनकी पोजीशन ये है कि 21 म्युनिसिपल सर्विसेज की वो है डिपार्टमेंट, 23 लैंड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट KDA, LDA और MDA मली डेवलपमेंट अथॉरिटी,
15,000 केएमसी में मेंबर हैं, 15,000 केएमसी में एम्प्लॉई हैं, 15,000 केडब्ल्यूएसबी में एम्प्लॉई हैं। अब मुझे बताएं, अब ये इनके पास पैसे कितने जमा होते हैं? अगर वो आप देखें, सिर्फ एसआरबी 284 बिलियन रुपीस इसने जमा किए हैं, उसमें से 96% कराची से। सही। अच्छा, फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर साइज के अंदर 175 बिलियन रुपीस जमा होते हैं। उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो माल इंपोर्ट होता है वो कराची से गुजरता है, उसको कराची में खर्च होना चाहिए। हाँ, एक पैसा नहीं लगता। फिर उसके बाद आप मुझे बताएं, केई ने अपने बिल के अंदर इनका जो है सॉलिड वेस्ट वालों का एक बिलिंग किया है, उस पर तकरीबन 3 अरब रुपए उसमें जमा होते हैं। अब इतने रुपए जो जमा होते हैं, कराची में क्या लगता है? जी जी। और कहाँ लगता है और किधर लगता है, ये आज तक नजर नहीं आया। कराची में कहाँ लगता है, क्या लगता है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका जवाब तो हम अपने शो पे बैठ के रोजाना पूछते हैं कि कराची वो शहर है जो कि आपको 75% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। यहाँ मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं खाने के लिए और अपने अपना पूरा फ्यूचर बना के यहाँ से जाते हैं। ठीक है, कराची वो शहर है जिसके पास समंदर है, रिसोर्सेज हैं। कराची वो शहर है जिसकी आवाम जो है वो पढ़ी लिखी है। कराची वो शहर है जो अगर कोई पाकिस्तान आता है तो डेफिनेटली वो कराची ना है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई ये रोशनियों का शहर है, इस सिटी ऑफ लाइट्स है। लेकिन यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की तरक्की इस तरह से होती हुई नज़र नहीं आती। सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन आवाम को, क्योंकि आवाम तो यहाँ बिजली, गैस और पानी के लिए तरस रहे हैं। फिर ताजर बरादरी जो कि रिफॉर्म्स में हिस्सा लेती है, जो कि कराची की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। आप लोग सर, आप लोगों के भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, तो ये मसला जब आपने एड्रेस किया, या इससे पहले कई दफ़ा आपने कहा कि हमने इनको वार्निंग जारी की, हमने इनको खुतूत भी लिखे, इनको बताया भी कि भाई ये बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है, तो क्या जवाब आया, क्या किया? कोई जवाब नहीं आया, ना किसी ने फ़ोन किया, ना किसी ने कोई रिटर्न में कोई जवाब दिया। कोई बेहिस हैं, बेहिस लोग हैं, किसी का कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ टीवी में आके या मीडिया में आके बातें करते हैं, कोई काम नहीं करते। अगर इनको काम करना हो तो ये ट्रांसपेरेंसी, हम इनको समझाते हैं किस तरह हो सकता है। तमाम नालों पे बोर्ड लगाएं, उस पर एक मोबाइल नंबर डालें, बोले इस पर व्हाट्सएप डालो, इस पर कंप्लेन डालो। उस इलाके के लोग वहाँ से जो गुजरते हैं, निकलते हैं, वो कंप्लेन डालें कि अगर नाला भरा हुआ है उसको साफ करें। देखिए, कराची के अंदर अगर ये सही सफाई कर दें, मैं बोलता हूँ ये बारिश कुछ भी नहीं है। आप कराची के अंदर आप नालों पे सिंध सेक्रेटेरिएट बना हुआ है, क्या बना हुआ है? सिंध सेक्रेटेरिएट की एक बिल्डिंग नाले पे बनी हुई है, तो उस नाले की सफाई कहाँ से होगी? फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक ऑफिस बनी हुई है, वो नाले पे बनी हुई है। फिर आप शाहीन कॉम्प्लेक्स की पार्किंग बनी हुई है, वो नाले पे बनी हुई है। कितने बाजार नालों पे बने हुए हैं, किसने बनाए वो सब? वो किसने बनाए? कराची की आवाम ने बनाए। नालों पे कोई आवाम बना सकती है? सरकार ने बनाए, सरकार ने बना के बेचे। सही। तो ये सब नाले जब तक साफ नहीं होंगे, सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ये सैलाब आता ही रहेगा। और कराची की आवाम जब तक सड़कों पे नहीं आएगी, ये मसले हल नहीं होंगे। चलिए जी, इस हवाले से मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे। और कराची के अवाम तो रोज़ाना किसी न किसी मसले से दो चार होते हैं। किसी इलाके में पानी नहीं, किसी इलाके में बिजली नहीं। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कराची के मसाइल पे बात हो रही है। ताजिर बरादरी ने इस हवाले से रिजर्वेशन शो किए हैं। अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ भाई, इस मसले का हल क्या है? इससे पहले भी हम बहुत दफ़ा ताजिर बरादरी से रिलेटेड बहुत सारी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को बुला चुके हैं। उनका कहना यही था कि बातचीत होती है, टेबल टॉक भी हो जाती है, फिर डेडलॉक आ जाता है, फिर इम्प्लीमेंट नहीं होता। इन दी एंड अभी आपको क्या लगता है इस मसले का क्या सोल्यूशन है? अभी राइट नाउ क्या डिमांड है इन लोगों की? देखिए, डिमांड तो यही है, जैसे जावेद बिलवानी साहब ने बोला कि जो टोटल इन्होंने फिगर बताया 450 अरब रुपए कराची कमाता है। तो आप कराची पे ये 450 50% ही लगा दें सालाना 12 महीने में, तो ये मसले हल हो जाएंगे। और सबसे अहम इशू में बताऊं, कराची दुनिया का मुनफरिद और अनोखा शहर बन गया है सबा। वो कैसे है कि जहाँ 21 म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, 23 लैंड कंट्रोल डिपार्टमेंट और 3 डेवलपमेंट इदारे हैं, MDA, KDA, LDA। और उसके बावजूद अब इन सब के मुलाजमीन लगाए ना, तो इन सब इदारों में अगर मुलाजमीन लगाएं तो कम बेश ये मेरे हिसाब से कहीं नहीं गए तो ये 40,000 तो होंगे। 40,000 लोग, और ये कौन सी चीज़ पहन के घूम रहे थे कि मुझे नज़र नहीं आए। मैं शरफ फैसल पे स्टक हुआ, मैं गुलशन में स्टक हुआ, पूरी बिजनेस कम्युनिटी से राब्ते में थे। 7 इंडस्ट्री जोन, साइट इंडस्ट्री एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री जिसके बानी बैठे हुए हैं। मुल्क का पहला इंडस्ट्री जोन था जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगा।
ठीक है जी। अब वहाँ की जाके हालत देखें, वहाँ की सड़कें देखें, वहाँ पानी का निज़ाम देखें, वहाँ गैस का निज़ाम देखें, मतलब खुदा का खौफ करें भाई। जो शहर कमा के देता है उसकी इंडस्ट्री जोन के साथ ये किया हुआ है। आपको पता है दुनिया में जो इंडस्ट्री जोन में काम होता है ना, वो बांग्लादेश जाएं आप, इंडिया जाएं आप, इनसे इंडस्ट्रियल स्टेट को सर का ताज बनाते हैं कि पानी सबसे पहले इंडस्ट्री को देंगे, गैस सबसे पहले इंडस्ट्री को देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को देंगे। यहाँ उल्टा है, ओ भाई ये कमा रहा है इसकी गिच्ची दबा दो ना। अब मेन ये है कि इतने इदारे बनाए हुए हैं और इनकी तनख्वाहों के लिए रोते हैं। मुझे बहुत अफसोस लगता है, बिजनेस कम्युनिटी टैक्स देती है तो उनकी तनख्वाहें जाती हैं। जब देखें केएमसी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब देखें आपके सॉलिड वेस्ट वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने दें भाई, आप काम आप करते नहीं, किस बात के पैसे। कराची में तो अब प्रोटेस्ट इतना आम हो गया है, मैं तो हैरान हूँ अशरफ भाई। कल भी आप देखें कि कल भी लोगों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ढोल बजा के एहतजाज किया। मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये जो के इलेक्ट्रिक के शायद जो है ना वो कुछ सुनती नहीं है, आवाज़ नहीं जाती कि इलेक्ट्रिक तक बैठे हुए लोगों तक। तो उन्होंने कहा जी ढोल ही बजा लेते हैं, और ढोल बजा के गुलिस्तान जौहर के मकीन थे ब्लॉक 9 के, जिन्होंने बिजली ना आने पर ढोल बजाया और एहतजाज किया। मतलब यहाँ तक नौबत आ गई है, हमारी जो जहनी हालत है वो यहाँ तक पहुँच गई कि अब हम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर ढोल भी बजाते हैं एहतजाज के लिए। वो तो सही है, एहतजाज कर रहे हैं। बिजली नहीं थी 30 घंटे, 36 घंटे, 40 घंटे। सबसे बड़ा इशू ये है कि जावेद बिलवानी साहब भी बैठे हुए, आपके कोई डिपार्टमेंट है, एग्जाम्पल ने एक प्राइवेट इदारा है, अब इनका एक कंपनी है जी। अब जब वो देख रहे हैं वहाँ पानी खड़ा हुआ है तो अपने मजदूरों को जाने नहीं देंगे। ये बताऊं, मैं इनकी फैक्ट्री कई दफ़ा गया हूँ, ये खुद बोल देंगे अंदर बैठो, क्योंकि वालिद की जगह वहाँ पे कहने के ये खुद फैक्ट्री में बैठते हैं, खुद नीचे मजदूरों के साथ जाते हैं, कह रहे हैं बाहर पानी नहीं, जाओ अंदर ही बैठो। ठीक है, तो अब जब वो पानी खड़ा हुआ है तो के इलेक्ट्रिक का बंदा, वो भी इंसान है भाई, हम में से ही है, सही। हमारी कराची में ही रहता है, सही। वो कैसे जाके पानी खड़ा हुआ है जाके बिजली में लगाएगा, वो भी मर जाएगा। सेफ्टी जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक अर्थिंग ये होती है कि जब पानी खड़ा हुआ है कोई भी उस पर काम नहीं कर सकता है जब तक पानी की नकासी नहीं हुई। ये सारा मामला जो प्रोटेस्ट हुआ, 900 फीडर बंद हुए, इसकी वजह ये बनी सबा कि पानी खड़ा हुआ था। कराची में अगर नाले साफ होते, पानी नहीं जाता। इस्लामाबाद में क्या है, इस्लामाबाद में जब अभी मैं गया हुआ था, इस्लामाबाद में कहीं पानी, और इससे ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी और लगातार हुई थी। अब मसला ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। हम किसी एक से कोई नफरत नहीं करते हैं, जो इदारे हैं जिसका हेड बना, जैसे मेयर कराची है, नाराज़ नहीं हो, हम उनको बता रहे हैं ये इशू है। हम कौन है भाई, आवाम के नुमाइंदे, ब्रिज हूँ, बिजनेस कम्युनिटी का ब्रिज मैं बैठा हूँ। जब ये मुझे बोलते हैं कि अशरफ ये देखो, तो मैं खबर चलाता हूँ। खबर चलाने का क्या मकसद होता है कि वो देखें और वो मेयर साहब उस पर एक्शन लें। उल्टा नाराज़ हो जाते हैं कि हमें शिकायत करें, सब साफ़ है। तो भाई अब हम लेके चलते हैं, कैमरे पे लेके साइड में चलें, आप फेडरल बेरिया चलें, आप नॉर्थ कराची, गुजर नाला, सारे 46 जो नाले केएमसी के, हम सबको छोड़ें। केएमसी तो आपके पास है ना, मेयर कराची हैं, केएमसी है, 46 नाले हैं, उसको साफ़ करके खड़े करके बहुत इजीली जावेद साहब ने, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था, बहुत इजीली बता दिया। जितने भी नाले हैं उस पर आप एक बोर्ड लगाएं, बोर्ड पे व्हाट्सएप नंबर दें और बोलें अगर यहाँ चौक है, एनी टाइम 12 महीने चौक है, वीडियो बनाएं, वहाँ डालें, हम टीम भेजेंगे। काम करना पड़ेगा, नियत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, काम करना अमल पड़ेगा, होना नियत होनी चाहिए, बिल्कुल। तो अब मेन ये है कि आपके जो इतने इदारे जो बताए, अनोखा शहर, दुनिया का मैं कहूँगा, दुनिया का अनोखा, 21 म्युनिसिपल सर्विसेज हैं, 23 लैंड कंट्रोल डिपार्टमेंट, 3 डेवलपमेंट इदारे हैं। डेवलपमेंट इदारे का क्या मकसद है, केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि वो कराची में जो शहर में जो डेवलपमेंट हो रही है केडीए देखेगा। फिर एक एमडीए बना दिया गया है कि कराची का तो था ही ना, अब एमडीए बना, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। फिर लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। खुदा का खौफ करें यार, अगर आपने कराची को डिवाइड किया है, फिर आप बोल रहे हो कि आपका जो फेडरल जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में आ रहा है कराची, उसमें आपका 55%, 56%, ठीक है हम मान रहे हैं, लेकिन आपके पास जो केएमसी के अंदर जो आ रहा है वो कर लें आप, ठीक है। और वो इदारे अगर काम नहीं करें उनको घर भेजें। और बहुत सिंपल है, जितने भी नाले हैं सबसे पहले इंडस्ट्री जोन के पास जो नाले आ रहे हैं, जो कराची शहर की जो ब्लॉकेज आ रही है, उन नालों के ऊपर बोर्ड लगा दें। बोर्ड बहुत अच्छा, जावेद साहब ने बहुत ज़बरदस्त इस वक्त तजवीज़ दी है और ये डिमांड होनी चाहिए। और मैं भी अब ये इनको मैसेज दूंगा कि भाई जहाँ जहाँ नाले हैं और वहाँ पे आप एक लगा दें बैनर। इतने बैनर पार्टियों के लगाते हैं तो एक बैनर उस पर खर्च कर दें जी, ठीक है। तस्वीरें लगा के, वो आवाम के टैक्स का पैसा है ना, घर से तो कोई नहीं लगा रहा है, तो आवाम का टैक्स के पैसे से वो बोर्ड लगाएं। बोर्ड के ऊपर जो है आप उस केडीए, केएमसी, एलडीए जो भी है और केएमसी उनका नंबर डालें और बोलें यहाँ वीडियो बनाएं, अगर चौक है वो वीडियो डालें और वो इदारा आके 24 घंटे में आके काम करे। तो
तो फिर काम करना पड़ेगा ना। इशू ये है ना, मसला ये है कि ये तजावीज़ तो रोज़ बैठ के हम अपने शो से जो है वो आवाम को भी दे रहे होते हैं कि अगर कहीं आप ऐसी कोई चीज़ देखें तो डेफिनेटली हमें ही आप इन्फॉर्म करें, हम मुताल्लिका हुकाम तक पहुंचा दें। लेकिन मुताल्लिका हुकाम तक जब बात पहुंचेगी तो मुताल्लिका हुकाम जो है वो कान धरने को तैयार नहीं होते, तो काम करना पड़ता है। मसला सारा ये होता है कि अगर आप अपने शहर से सिंसियर हैं, अगर आप आवाम से सिंसियर हैं, अगर आप चाहते हैं कि हकीकत में आप जिस डेवलप कंट्री की बात करते हैं, जिस सिटी ऑफ लाइट्स की बात करते हैं, जिस डेवलप शहर के बारे में आप बात करते हैं, अगर एक्चुअल में हकीकत में वाकई आप इसके लिए कुछ करते हैं तो वो नज़र आता है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर कोई पार्क अच्छा सा बन जाता है तो वो सबको नज़र आता है कि कराची में कोई अच्छा पार्क बना है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर कोई सड़क अच्छी बन जाती है तो वो सबको नज़र आती है कि सड़क बनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यूनिवर्सिटी रोड नहीं बनी हुई तो सबको नज़र आ रही है कि यूनिवर्सिटी रोड नहीं बनी। कोई प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार है तो एवरीबडी नोज़ अबाउट इट कि वो प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा, वो नहीं चल पा रहा आगे। सर, सबको पता है कराची के हालात, सबको पता है कि कहाँ पर ट्रैफिक जैम होगा इस टाइम पर, कहाँ जो है वो सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी। मतलब इस बारिश के बाद तो जिन लोगों को नहीं भी पता था ना कि बारिश होगी तो कहाँ कहाँ फंसने के चांसेस हैं, कहाँ कहाँ स्टक हो जाएंगे, उनको भी पता चल गया। सिर्फ मुताल्लिका हुकाम को नहीं पता होता, सिर्फ इंतज़ामिया को नहीं पता होता कि जब रेन होगी या रेन इमरजेंसी की सूरत हाल होगी तो ये पॉइंट्स हैं या ये पॉइंटर्स हैं या ये इमरजेंसी मेजर्स हैं, ये हम ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। देखिए, ये सियासी भर्तियां जब तक इस मुल्क में होंगी ना तो यही होगा, मेरिट नहीं होगा तो यही होगा। और जितने डिपार्टमेंट बनाए हैं सिर्फ अपने पॉलिटिकल वो माइलेज बढ़ाने के लिए इन्होंने किए हैं, बाकी इतने डिपार्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। अब इन्होंने इतने डिपार्टमेंट बना दिए हैं कि जहाँ बैठने की जगह नहीं है, इतने आदमी भर्ती कर दिए। सही, इतने आदमी भर्ती कर दिए हैं, अब काम कौन करेगा? अब किसी भी एक डिपार्टमेंट होता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हाँ, या एक हम उसकी पूरा एक जो है कैलकुलेशन करते हैं, हाँ, कि हमें इतने वर्क फोर्स की ज़रूरत है, और फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि वर्क फोर्स एक्सेस तो नहीं है, हाँ, वर्क फोर्स शॉर्ट तो नहीं है, और वर्क जो वर्कर कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस पूरी आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ। हमारे यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं गवर्नमेंट के। जब तक ये मॉनिटरिंग नहीं होगी, ये मेरिट नहीं होगा, कोई ये चीज़ सही हो ही नहीं सकती। कोई भी सही नहीं कर सकता इसको, दुनिया की कोई ताकत सही नहीं कर सकती। हमारे यहाँ आप सिंध के अंदर इतने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ आप देखें सो रहे होते हैं लोग दफ्तरों में। आप मुझे बताएं। और फिर एक हमारा मुल्क की ये, मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, मैंने सदर पाकिस्तान को लेटर लिखा, मैंने सबको लेटर लिखा कि आपने एक ज़माने में लोड शेडिंग हो रही थी मुल्क में, हाँ, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सैटरडे की हॉलीडे कर दी, हाँ, तनख्वाह कम नहीं की, बोला एक दिन की छुट्टी कर दो, बिजली की शॉर्टेज है, बिजली जो है वो हमारी उसकी शॉर्टेज को हम कवर कर लेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर दो। मैंने बोला अब तो आप कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हो, अब तो आप छुट्टी खत्म कर दो। कोई जवाब नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर के फेस पे मैंने कहा कि आप ये छुट्टी खत्म कर दो। क्यों खत्म नहीं करते मालूम है? कि इनकी पॉलिटिकल माइलेज खराब हो जाए। अच्छा सर, जिस तरीके अगर ये देखें आप काम, इस मुल्क के अंदर बारिश हो गई, छुट्टी, अब छुट्टी हो गई, आपको मालूम है जिस आदमी को एक्सपोर्ट करना, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मुझे तो, मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं किस काम में लगाऊं। मैं तो इस चक्कर में लगा था कि इस मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस करूं। मगर कभी कभी अपने आप को कोसता हूं, मैंने इस मुल्क की खिदमत करने का क्यों सोचा? ये सोचना ही नहीं चाहिए था। मुझे कहीं बाहर चले जाता, बाहर इंडस्ट्री लगाता, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, इन्होंने छुट्टी कर दी, अब क्या है, मुझे ओवर टाइम देना पड़ेगा। इनको थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी आती है, इनको तो टैक्स के पैसों से गुजारा करते हैं। आप इजहार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपने इस हवाले से बाज़ाब्ता खतूत भी लिखे और फिर बात करने की भी कोशिश की, तो कोई दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से भी आपने जो है वो ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? लीगल प्लेटफॉर्म भी माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, आपको मालूम है कितने अच्छे लीगल प्लेटफॉर्म है। लीगल नहीं सर, जो दीगर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जस्ट लाइक सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, कुछ भी नहीं होता। आप मुझे बताएं कि इतने ओपन अब तो लोग हो गए। एक ज़माना था कि हमारे पाकिस्तान के लोग, देखिए पाकिस्तान में अवाम जो है ना, कराची की अवाम, ऐसी अवाम दुनिया में नहीं मिलेगी। फिलैंथ्रोपिस्ट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कहाँ होता है? ये तो मैं बिल्कुल, कराची में होता है। और फिर आप अर्बन और रूरल एरिया, अब रूरल एरिया में आपको 99% लोग ईमानदार और शरीफ मिलेंगे। जी।
जो वहाँ से जो सियासतदान आते हैं वो 2 नंबर भले हैं, मगर वहाँ की आवाम जो है वो शरीफ है। आप कहीं भी चले जाएं रूरल एरिया में, गरीब आदमी के पाँव में चप्पल नहीं होगी, वो आपको चाय का और रोटी का पूछेगा। दुनिया में कहाँ पूछते सर लास्ट आपकी मीटिंग इन लोगों के साथ में कब हुई, क्या तय पाया, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा शेयर करें ताकि पता तो चले ना कि भाई आखिर ये डेडलॉक क्यों है, क्यों नहीं सुनवाई होती, क्यों नहीं रिजर्वेशन जो है वो देखिए ये उनको ठीक किया जाता। हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मीटिंग की थी, हमने कराची में स्ट्राइक की थी टैक्सेस के मामला पे, तो चीफ फील्ड मार्शल साहब से भी मुलाकात हुई। हमने उनसे कहा भी कि जब तक इस मुल्क में सियासी भर्तियाँ ख़त्म नहीं होगी ये मुल्क सही नहीं होगा। ठीक। और मेरिट पे भर्तियाँ होनी चाहिए और डिपार्टमेंट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, एफिशिएंसी देखनी चाहिए। और देखिए ये तो कानून, इनको कानून ऐसे बनाते हैं, दूसरे कानून सब बना लेते हैं, तनख्वाह बढ़ानी है अपनी बढ़ा लेंगे, ये कर लेंगे। एक कानून ऐसा भी बनाए ना, जो परफॉर्म नहीं करता उसको नौकरी से निकाल दो, जो परफॉर्म नहीं करता मिनिस्टर है उसको नौकरी से निकाल दो, उसकी मिनिस्ट्री ख़त्म कर दो। अब मेयर ने परफॉर्म नहीं किया, मेयर को हटा दो आप, दूसरे को मेयर बनाओ, अपनी पार्टी का ही बना लो, मगर उसको बनाओ जो परफॉर्म करे। इस तरह होना चाहिए। जब तक ये सिस्टम नहीं हो, मिनिस्टर ने परफॉर्म नहीं किया आप उसको हटा दो, आप दूसरे को बनाओ। कोई ऐसे कानून बनाओ, ऐसे कानून जब तक नहीं बनेंगे जब तक ये मुल्क सही नहीं होगा। सीएम परफॉर्म नहीं करता, आप हटा दो सीएम को, दूसरा सीएम लाओ, ताकि ये कंप्लेन नेक्स्ट ईयर ना आए, नेक्स्ट टाइम ना आए। तक ये कानून ऐसे नहीं बनाएंगे। एक कानून अपने लिए तो बना लेते हैं कि इस चीज़ के लिए ये कानून, तनख्वाह बढ़ा लो तो ये कर लो, ये फलाने के लिए। वो कानून बनाओ जो कानून इस मुल्क की तरक्की में मदद करे। वो कानून बनाओ कि इस मुल्क में जो मेरिट पे लोग आगे बढ़े। वो कानून बनाओ जो मिनिस्टर काम करे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानून बनाने चाहिए और फिर उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। कानून भी बन जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। शो में इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। हमारे साथ जावेद बलवानी साहब मौजूद हैं और बहुत सारी बातें हुई जिसमें यही बातें हुई कि भाई ये मसला कैसे सॉल्व होगा। सर आगे क्या प्लान है, आप लोगों ने क्या सोचा है कि अब क्या करने जा रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये मैटर तो सॉल्व हो नहीं रहा। देखिए हम तो हाईलाइट करते रहेंगे और ताजिर बरादरी हाईलाइट करती रहेगी, मगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? कि हमारे बच्चे जो हैं वो देखते हैं ना, वो पढ़ के आते हैं बाहर से, वो बोलते हैं कि आप किस चक्कर में लग गए हो। टैक्स देने के बाद भी आपके पास बिजली नहीं है, टैक्स देने के बाद भी सिक्योरिटी नहीं है, टैक्स देने के बाद भी सड़क नहीं है, टैक्स देने के बाद भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो न्यू जनरेशन जो है वो बिज़नेस में नहीं आएगी, वो इस मुल्क में रहना पसंद नहीं करेगी। क्यों पसंद नहीं करेगी? आप इन्वायरमेंट दें। देखें इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो परिंदे भी दूसरे साइबेरियन बर्ड्स क्यों पाकिस्तान आती हैं? या उधर इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है, वहाँ सर्दी बढ़ जाती है, बर्फ़बारी बढ़ जाती है, तो इस इलाके में आ जाती है। तो जहाँ इन्वायरमेंट, पाकिस्तान से दुबई लोग क्यों जा रहे हैं? इन्वायरमेंट अच्छा है, वहाँ बिज़नेस। आप देखें कितने पाकिस्तानियों ने वहाँ बिज़नेस शुरू किया। फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता रहेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। और पाकिस्तान की आवाम भी बेचारी बेहिस हो गई है, उनका कसूर नहीं है। लेकिन सर फिर भी अभी जैसे आप कह रहे हैं कि हम हाईलाइट करते रहेंगे, कोई एक होता है ना कि हम एक मगर ये सरकारें जो हैं इनसे कोई उम्मीद लेने नहीं के लिए जा रहे हैं, तो वो तो कुछ होते हैं ना। अगर इस तरह से रिजर्वेशन आप शो करते हैं, उसके बाद फिर कोई जवाब नहीं आता, फिर आप बात करते हैं, फिर जवाब नहीं आता, तो आपने कुछ सोचा है कि इसके अलावा आप कोई स्टेप उठा सकते हैं, खुद जाके डायरेक्टली मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मजीद लोगों को साथ मिला के कंबाइन बैठ के जो है टेबल टॉक की जा सकती है, कोई तो हल निकालना होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने अभी ये बजट के अंदर, इस बजट में तो ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अच्छा। एनोमलीज आई थी, वो एनोमलीज की कमेटी बनती है, एक बिजनेस की है और एक कंसल्टेंट्स की होती है, टेक्निकल कमेटी। उस कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई। अच्छा। और उस एनोमलीज को फिर जो है हम हाईलाइट करते हैं, उसके जस्टिफिकेशन देते हैं। तो बजट फाइनल करने से पहले ये सब चीज़ें होती हैं, प्रोसेस में फाइनेंस मिनिस्टर आता है, उसको जस्टिफिकेशन देते हैं, चेयरमैन FBR को जस्टिफिकेशन देते हैं, पूरी सीक्वेंस है। फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है नहीं आपकी बात सही, तो उसको सही किया जाता है। इस बार ये नहीं हुआ। अच्छा। मतलब हमारे मुल्क के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी, दिन ब दिन चीज़ें ख़राब से ख़राब होती जा रही हैं। सही। फिर हमने स्ट्राइक का अनाउंस किया। जब स्ट्राइक किया कराची ने, मेरे ख्याल में कराची के अंदर ये स्ट्राइक जो चैम्बर ने अनाउंस की, ये कभी आज तक मैंने अपनी तारीख में नहीं देखी। अच्छा। और इस स्ट्राइक के अंदर हर
कम्युनिटी के लोगों ने हमारा साथ दिया, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने। इवन सब्जी मंडी बंद रही, कबाड़ मार्केट बंद रही, टिम्बर मार्केट, हर मार्केट बंद। हाँ। सब ने स्ट्राइक में क्यों साथ दिया? कि सब परेशान थे और सबको हमारी बात समझ में आई। उसके बाद जब वो स्ट्राइक हुई आप लोगों तो ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमसे मिले और उन्होंने हमारे मसले हल किए। अच्छा। और मसले हल हो रहे हैं, अभी तक पूरे हल नहीं हुए। हाँ। और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी और बहुत वो हमने जब चीज़ें बताई तो बहुत हैरान हुए कि ऐसा हो रहा है, वो खुद हैरान हुए। मगर फिर भी प्राइम मिनिस्टर और उनसे बीच में मैं उनको बोलूँगा, वो लोग नहीं मिले, आर्मी चीफ से मिले। तो तभी FBI का था कि गिरफ्तारी इनकी फैक्ट्री में या ऑफिस में आके FBI वाले बैठ जाएंगे, उनको फिर बैक होना पड़ा। इन्होंने कहा भाई हम टैक्स देते हैं, उनको हरासा कर रहे हो। और तो उसके वो शदीद कंसर्न से जो नया बजट में चीज़ें आई थी उसके ऊपर जो लेके खड़े हुए। तो मुल्क भर से रिस्पांस आया था। तो उसके बाद जो आर्मी चीफ जैसे क्या है इंटरफेरेंस की। तो लेकिन फिर भी अफसोस ये है कि जो इदारे हैं मतलब जो बनाए गए हैं वज़ीर आज़म, ये उनको बैठना चाहिए ना। सही, बिल्कुल। तो ये है इशू, क्योंकि ये जो चलिए जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये मैटर जो है जल्दी रिजॉल्व हो, क्योंकि ताजिर बरादरी जो है वो जिस तरीके से रिफॉर्म्स में, कराची के रिफॉर्म्स में बढ़ चढ़ के आगे रहती है, इनका अहम किरदार है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पे आए। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का, और हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे और करेंगे ढेर सारी बात। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम वीज़ा के हवाले से, UAE के वीज़ा के हवाले से। वैसे तो इस हवाले से मेरे भी बहुत सारे रिजर्वेशन हैं, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन जो UAE का गोल्डन वीज़ा है एक्चुअली ये कैसे काम करता है और ये किन लोगों को मिल सकता है, कितना आसान है इस वीज़ा को हासिल करना और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस पर बात करने के लिए हमें शाहजेब भाई ने ज्वाइन किया है, जो कि वीज़ा कंसल्टेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप शाहजेब भाई? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। शाहजेब भाई ये बताइए कि UAE का गोल्डन वीज़ा कैसे हासिल किया जाए, इसके फ़ायदे क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि गोल्डन वीज़ा का बैकग्राउंड है वो बेसिकली क्या है। बिल्कुल। 2019 में ये UAE की गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था वीज़ा को। अच्छा। और इसका जो इनिशियल था बेसिकली वो इन्वेस्टर वीज़ा से था। अच्छा। यानी कि अगर कोई वहाँ पर रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है UAE के अंदर तो उसको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, UAE ने भी जो इसको अडॉप्ट किया वो बेसिकली मुख्तलिफ कंट्रीज़ की को देखते हुए किया, क्योंकि इससे पहले टर्की का $2.5 लाख में वीज़ा मिल रहा था जो डायरेक्ट सिटीजनशिप वीज़ा था। तो उसने $4 लाख कर दी थी ड्यूरिंग द कोविड। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया इसको। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहाँ रियल इस्टेट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करने पे आपको कोई ना कोई एक प्रिविलेज मिलता है उस कंट्री का, पासपोर्ट मिल जाता है, वीज़ा मिल जाता है। तो यही चीज़ जब UAE ने 2019 में देखी तो उन्होंने भी इस वीज़ा को स्टार्ट लिया। लेकिन इनिशियल स्ट्रीम में सिर्फ इन्वेस्टर वीज़ा था। लेकिन 2019 के बाद से लेकर अभी तक मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अब अगर हम आज की बात करते हैं 2025 की, तो आज की डेट में तकरीबन कोई 8 से 10 स्ट्रीम्स ऐसी हैं जिसमें आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। तो इसके अगर हम पहले प्रिविलेजेस की पहले अगर हम बात कर लें या अगर हम बेनिफिट्स की बात कर लें, तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हम UAE का बार बार वीज़ा लगवाते हैं जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं। जी जी जी। लेकिन गोल्डन वीज़ा के अंदर आपको 5 से 10 साल का ये आपको वीज़ा मिल जाएगा कंप्लीट। अच्छा। और उसके बाद आपको कोई वीज़ा नहीं लेना, ऑब्वियसली आप बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं आप। 5 से 10 साल में आप जितना भी आप दुबई में रहें, अपने मुल्क में रहें, उसकी कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उस वीज़ा की। सेकंड वो ये कि इसमें डिस्पाइट ऑफ द फैमिली साइज, डिस्पाइट ऑफ द फैमिली एजेस, कोई भी मतलब किसी भी एक फैमिली मेंबर को अगर वीज़ा मिल जाता है गोल्डन वीज़ा तो तमाम फैमिली मेंबर्स को ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अच्छा। तो ये सेकंड बेनिफिट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसी भी तरह की इसमें एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप या कोई बिजनेस स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत गवर्नमेंट से नहीं है। अच्छा। यानी कि अगर आपके पास ये वीज़ा मौजूद है तो आप इंडिपेंडेंटली 100% अपना बिजनेस ओनरशिप के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या लिव एंड वर्क या आप स्टडी कुछ भी कर सकते हैं दुबई के अंदर। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो गोल्डन वीज़ा आपको प्रिविलेज देता है कि अगर आपको ये मिल गया। लेकिन अब सब तो रियल एस्टेट से मुंसलिक नहीं है जी, तो क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस हो सकते हैं गोल्डन वीज़ा हासिल करने के? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि 2025 में बड़ी चेंजेस हैं। हाँ। और उसमें आज की डेट में कम से कम 8 से 10 स्ट्रीम्स आ गई हैं। अच्छा। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर उसका आइडिया दूं तो सबसे पहली स्ट्रीम इन्वेस्टर वीज़ा की है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी आ गया है वीज़ा। हाँ। जो थर्ड स्ट्रीम है उसकी वो आपके पास अगर कोई यूनिक टैलेंट है वो स्ट्रीम में मौजूद है, इसमें स्टूडेंट्स की स्ट्रीम में मौजूद है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की इसमें है, साइंटिस्ट की है, और अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहा है, अभी जैसे फ्रंट लाइन हीरोज को जो हमने टैग लाइन दिया था ड्यूरिंग द कोविड, तो इस तरह के अगर कोई हीरोज हैं, कोई नर्सेज हैं जिन्होंने कोविड में ड्यूटीज़ अपनी सरंजाम दी हैं,
इन तमाम लोगों को ये वीज़ा मिल रहा है। लेकिन इसमें सिलसिला यही है कि जो मैंने 8 से 10 स्ट्रीम्स आपको बताई हैं, इन तमाम स्ट्रीम्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा, यानी कि अगर हम इन्वेस्टर वीज़ा की बात करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, स्टूडेंट्स के लिए अलग है। स्टूडेंट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है ये बताइए। अच्छा, स्टूडेंट के अंदर मतलब अगर हम गोल्डन वीज़ा में स्टूडेंट्स के हवाले से देखते हैं तो स्टूडेंट्स में भी 2 स्ट्रीम्स हैं। एक स्ट्रीम वो है जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए डिफरेंट है कि आपने अगर यूएई से मैट्रिक एंटर किया हुआ है और अगर आपकी 95% है और 95% के साथ आपने पूरे नेशनल लेवल पे आप अवार्ड होल्डर हैं तो आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। और इसमें एक दूसरी जो स्ट्रीम है स्टूडेंट के अंदर वो है यूनिवर्सिटी के हवाले से कि अगर आपने अक्रॉस द वर्ल्ड कोई टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ के अगर आप स्टूडेंट रहे हैं तो आपको वीज़ा डायरेक्टली मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स के अंदर यानी कि 2 स्ट्रीम्स हैं जो अगर चाहें तो वो गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। यानी कि जो पाकिस्तान या दुनिया की जो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, येल यूनिवर्सिटी जो टॉप 100 के अंदर आती हैं, जो यूनिवर्सिटी मेलबर्न है जैसे, तो यह अगर जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं इसका कोई भी स्टूडेंट रहा होगा और उसने अपना ग्रेजुएट कंप्लीट किया और लास्ट 2 इयर्स के अंदर कंप्लीट किया तो वो तमाम के तमाम लोग स्टूडेंट स्ट्रीम के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, और आपने कहा कि किसी के पास कोई यूनिक टैलेंट हो, किसी ने कोई काम किया हुआ हो ऐसा जो कि डिफरेंट हो, वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? अच्छा, यूनिक टैलेंट के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रीम्स है। इसमें भी एथलीट्स अलग आ जाते हैं और जो कंटेंट राइटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, टीवी एंकर्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आपने देखा होगा भी हमारे यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ये वीज़ा मिला है, तो वो अंडर द स्ट्रीम ऑफ एक्सेप्शनल टैलेंट मिला है उनको। सही, यानी कि अगर उनके पास कोई ऐसा टैलेंट है और वो उसकी कहीं ना कहीं जो पब्लिश जो हुई है वो टैलेंट कोई ऐसा टैलेंट लेकर आए हुए हैं, जैसे यूट्यूबर्स हैं जिनके कोई इन्फ्लुएंसर हैं, जिसके अपने सब्सक्राइबर हैं, जिसके फॉलोअर्स मौजूद हैं, कोई टैलेंट ऐसा मौजूद है आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से, कोई है कल्चर के हवाले से है, ये तमाम लोग अगर अपने स्किल्स को शो करते हैं। लेकिन ये अभी तक मैं जितनी भी स्ट्रीम्स की बात कर रहा हूँ, इन तमाम वीज़ाज़ के अंदर या इस तमाम स्ट्रीम्स के अंदर इंडोर्समेंट बाय द यूएई गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम आर्ट की बात करते हैं तो जो दुबई जो कल्चर के नाम से एक वेबसाइट है जो दुबई की, आपको उस पर जाकर रजिस्टर होना होगा और इंडोर्समेंट करवानी पड़ेगी अपने आइडिया की या जो भी आप वर्क करते हैं उसकी। तो जो मतलब लेट से अगर हम एंकर्स की बात करते हैं, टीवी एंकर्स की, तो उसमें भी वो पूरी स्ट्रीम मौजूद है कि अगर आपके पास एक रिकॉर्ड हिस्ट्री मौजूद है आपकी अपनी, तो आप यूएई की गवर्नमेंट से उसको इंडोर्स करवाएंगे। इंडोर्स करवाने के बाद देन आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हमने कितना काम किया है, क्या किया है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है? जी, क्या कुछ अच्छा, नंबर इसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस इतना ज़रूरी है। आपने भले 6 महीने काम किया लेकिन आपके सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, आप पाकिस्तान के कोई अच्छे इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, टीवी एंकर हैं तो अच्छे बड़े टीवी के, और आपको मीडिया पे एक जाना माना आपका नाम है, तो अगर इस तरह के कोई भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं तो वो तमाम लोग इस स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं, बेसिकली टैलेंट स्ट्रीम के अंदर। अच्छा, मतलब टैलेंट। और एथलीट्स के अंदर भी जो स्पोर्ट्समैन हैं, सारे कोचेज हैं, कोई स्पोर्ट्स का टैलेंट कोई सिखाता है किसी को, वो तमाम लोग इसमें आते हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी, हॉकी के कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ क्रिकेट के प्लेयर्स हैं हमारे इंटरनेशनल, उनको भी गोल्डन वीज़ा यूएई ने इशू किया है। एक आम शख्स है पाकिस्तान में, कराची में रहने वाला एक शख्स जो कि सोच रहा है कि मैं एजुकेशन भी कर लूँ और कुछ पढ़ भी लूँ और यूएई का गोल्डन वीज़ा भी हासिल कर लूँ फॉर द फ्यूचर बेनिफिट, जी, वो क्या करे? अच्छा, देखिए, सिर्फ गोल्डन वीज़ा की अगर बात हो रही है ना, गोल्डन वीज़ा की मैं अगर 8 से 10 स्ट्रीम का एक समरी अगर आपको बता दूं ना, जी, तो ये है सिर्फ एक्सेप्शनल लोगों के लिए। यानी कि हर स्ट्रीम के अंदर बड़ी एक्सेप्शनल क्राइटेरिया हैं। अच्छा, यानी कि अगर हम इन्वेस्टर वीज़ा से स्टार्ट करते हैं तो आपको कम से कम 2 मिलियन AED की, यानी कि आपके पास 15 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी हो दुबई के अंदर, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो रियल एस्टेट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हो, और उस बेसिस पे अगर आप 20% अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं, 20% अगर आप वहाँ पे जो मतलब अगर आप लोन भी ले लेते हैं, यानी कि 40% आपने पेमेंट कर दी, तो 4 लाख AED के अंदर आप वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर की अगर बात की जाए तो बड़ी एक्सेप्शनल जो रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट की मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई है। एक्सेप्शनल टैलेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें PhDs इन द स्टेम बैकग्राउंड, स्टेम का मतलब ये कि साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, अगर इसमें किसी ने PhD अपना कंप्लीट किया हुआ है तो वो फिर एलिजिबल है। तो ये नॉर्मल पर्सन्स के लिए नहीं है। हम आने वाले टाइम में मैं एक और वीज़ा का आपको बताऊंगा, 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा है जो एक नॉर्मल पर्सन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी गोल्डन वीज़ा की बात हो रही है, गोल्डन वीज़ा की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उसकी कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल की बात होगी। जैसे अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करें कि कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उसके पास एक तो यूनिक आइडिया हो और वहाँ के यूएई के जो बिजनेस इंक्यूबेटर हैं उनसे वो आइडिया रजिस्टर हुआ हो और आपके पास कम से कम जो
इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है उसके अंदर वो आपकी 5 लाख जो आपकी धर्म होनी ज़रूरी है। अच्छा जी, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी मौजूद हो तो इट मीन्स आप स्टूडेंट ले लें, आप एंटरप्रेन्योर्स की स्ट्रीम ले लें, इन्वेस्टर ले लें, इनोवेटर ले लें, आप प्रोफेशनल्स ले लें। स्किल प्रोफेशनल्स की अगर बात की जाए तो इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं, अगर आप पाकिस्तान में या दुबई के अंदर किसी ऐसी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, CEO हैं या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो उसमें भी 4 रिक्वायरमेंट्स है कि आपने बैचलर्स किया हो, बैचलर्स के बाद आपका कम से कम 5 इयर्स सेम पोजीशन का एक्सपीरियंस हो, अच्छा। यानी कि डायरेक्टर लेवल का एक्सपीरियंस। और तीसरी चीज़ ये कि आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जो दुबई की किसी एम्प्लॉयर के साथ। और फोर्थ वन है आपकी सैलरी 30,000 AED कम से कम आपकी हो, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन आपकी 23-24 लाख रुपए जो अगर आपकी सैलरी होती है, तो आप स्किल्ड प्रोफेशनल्स की स्ट्रीम में आ जाते हैं, जो स्किल्ड प्रोफेशनल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की स्ट्रीम है। तो इसमें स्ट्रीम्स बहुत सारी है, लेकिन आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जितनी भी स्ट्रीम्स की अगर अभी हम बात कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम स्ट्रीम्स के अंदर जो कहीं ना कहीं जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो बड़ी एक्सेप्शनल रिक्वायरमेंट है। तो वो नॉर्मली जो आपका सवाल था कि अगर के कोई एक आम शहरी अगर अप्लाई करना चाहे तो नहीं कर सकता वो अप्लाई बेसिकली। हाँ, सही। चलें, अच्छा, जिस तरीके से जो है वो शाज़िब भाई हमें सारे पॉइंटर्स बता रहे हैं, तो शाज़िब भाई ये बताएं कि जो ख़वातीन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं जी, उनको अगर गोल्डन वीज़ा अप्लाई करना है तो वो क्या करें? मतलब क्या कोई कोर्स करें, क्या रिक्वायरमेंट पूरी करें? क्योंकि ज़ाहिर है फाइनेंशियली तो इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि जो रिक्वायरमेंट्स आप बता रहे हैं वो उसको मीट कर सकें, तो ज़रा बताएं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूँ। कल मेरे पास एक इसी तरह का केस आया। वो बच्ची थी 15 साल की और उस बच्ची के पास गोल्डन वीज़ा मौजूद था UAE का। अब वो उसको कैसे मिला? उसको इन्वेस्टमेंट, उसके पास बिजनेस आइडिया था। किस तरह का बिजनेस आइडिया? वो बेसिकली सॉइल के ऊपर रिसर्च कर रही थी। तो सॉइल के ऊपर जो रिसर्च कर रही थी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्च कर रही थी, तो उस हवाले से उसके पास इन्वेस्टमेंट भी मौजूद थी। और दुबई में जो इस टाइम पर आइडियाज़ सबसे ज़्यादा हिट हो रहे हैं वो बेसिकली ग्रीन आइडियाज़ हैं, यानी कि जो ग्रीनरी से बेस करते हैं या जो क्लाइमेट से बेस करते हैं। अगर किसी भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स के पास इस तरह के आइडियाज़ हैं, तो वो वहाँ के बिजनेस इंक्यूबेटर से रजिस्टर करवाएं अपना आइडिया, और अपने पास कम से कम 4 लाख AED की करीब अपने पास इन्वेस्टमेंट अगर रखती हैं तो गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल है। उनको 5 साल से 10 साल का वीज़ा उनको बड़ा आसानी से मिल सकता है। सही। यूजुअली गोल्डन वीज़ा के लिए आपको कौन अप्रोच करता है? ज़्यादातर कौन लोग आ रहे होते हैं? रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले या फिर इस तरह के लोग जिनकी प्रॉपर्टी होती है? जी, अच्छा, इन स्ट्रीम्स में जो सबसे ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं या जो लोग ले रहे हैं, वो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी जो वॉल्यूम है जिनको गोल्डन वीज़ा इशू हो चुके हैं, उसमें सबसे टॉप लेवल पे इन्वेस्टर हैं। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में जो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, तो लोगों ने कोशिश ये की कि हम इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के बाहर करें। अच्छा, ये बेसिकली एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं इसमें। जो इसमें फ़ायदा वो क्या है कि आप 15 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं दुबई में, और उस बेसिस पे गोल्डन वीज़ा भी ले रहे हैं। अच्छा, वो 15 करोड़ की प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एक प्रॉपर्टी हो, ये मिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो सकता है। यानी कि आपकी ओवरऑल जो नेट वर्थ है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, वो आपकी 15 करोड़ रुपए अगर होती है, तो 15 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ अगर आप शो करते हैं तो आप गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये आ रहा था, जो अभी कुछ FBR ने और बाकी लोगों ने अभी बड़ा एक्टिव हो गए इस हवाले से, वो ये हुआ है, लोगों ने जो थोड़ा सा अमाउंट जो ट्रांसफ़र किया पाकिस्तान से UAE में, वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में आ रहा है। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर FBR में वो तमाम चीज़ें डिक्लेयर नहीं की कि उनकी UAE में प्रॉपर्टीज़ हैं या UAE में उन्होंने अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। वो कुछ शायद इलीगल तरीके से उन्होंने ट्रांसफ़र किए, जिसकी वजह से वो उन इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट सब कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान से, और वो शायद प्रॉपर्टीज़ को उनकी वहाँ पर बैन भी कर रहे हैं UAE के अंदर। लेकिन इन तमाम स्ट्रीम्स के अंदर जो इन्वेस्टर वीज़ा है वो सबसे टॉप लेवल पे चल रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं, तो वो वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने UAE के अंदर, और उस बेसिस पे वीज़ा ले रहे हैं। चलें जी, ठीक है। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है दुबई के गोल्डन वीज़ा की, और जितनी हाई रिक्वायरमेंट्स शाज़िब भाई ने बताई है, तो मेरे ख्याल में हम सब तो गोल्डन वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। भाई ये तो गरीबों के लिए तो नहीं है ये गोल्डन वीज़ा, तो गरीब कैसे जाएंगे गोल्डन वीज़ा लेके? ये बताएं, कोई तरीका है? जो गोल्डन वीज़ा का जो वर्ड है ना, बेसिकली वो भी गोल्डन जो उन्होंने नाम दिया वो भी इसीलिए लिया है कि उनको गोल्ड पर्सन्स की ज़रूरत है बेसिकली इसमें। क्योंकि जितनी स्ट्रीम्स की अभी तक हमने बात की वो तमाम वही स्ट्रीम्स हैं कि जो एक्सेप्शनल किसी के पास या तो बहुत ज़्यादा पैसे हों या बहुत कोई एक्सेप्शनल एबिलिटी मौजूद है, जब भी वो जा सकते हैं, या उन्होंने PhDs किए में, एजुकेशन बहुत हाई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इस वीज़ा के रिप्लेसमेंट में एक और वीज़ा इशू किया है UAE ने,
और वो है 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। क्योंकि सिंगल एंट्री का आपको पता ही है कि लास्ट 6 to 1 ईयर से वो वीज़ा आपको सिंगल एंट्री नॉर्मली नहीं मिल रहा है। कि अक्सर जो मतलब कहने में ये आ रहा है कि दुबई ने भी हमें बैन कर दिया है या दुबई भी अब हमें वीज़ा नहीं दे रहा है, वरना दुबई की जितनी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग लोगों की हो जाती थी सबसे पहला जो पासपोर्ट पे लोगों का वीज़ा होता था वो होता ही दुबई का था। लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है उसमें दुबई का सिंगल एंट्री वीज़ा लेना, वो 48 आवर्स का हो, 72 आवर्स का हो इवन, या वो जो मतलब 30 डेज़ का 60 डेज़ का, वो बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। उसकी बड़ी क्लासेस हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स है कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों इशू कर रहे हैं उसमें। लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट में एक बड़ा अच्छा वीज़ा है। अगर हम गोल्डन वीज़ा की रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। इसकी रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू गोल्डन वीज़ा बड़ी ईजी है रिक्वायरमेंट, और वो एक नॉर्मल पर्सन विदाउट एनी एबिलिटीज़ और ये तमाम चीज़ों के वो फुलफिल कर सकते हैं। उसके 3 क्राइटेरियाज हैं, बस आपको मैं क्विकली बता दूं कि फर्स्ट क्राइटेरिया उसका ये है कि आपके पास $4,000 की स्टेटमेंट मौजूद हो। $4,000 का मतलब पाकिस्तानी 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में हो, जो कि लास्ट 6 मंथ से आपके अकाउंट में मेंटेन हो। अगर आपका 12 लाख रुपए से अमाउंट कम हो जाता है तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, आपको दोबारा 6 महीने को मेंटेन करना है। अकाउंट में 12 लाख रुपए हो और 6 महीने तक हो, 6 महीने तक मेंटेन हो, तो ये पहली रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट, इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना है यूएई गवर्नमेंट को, जो कि तकरीबन 3,000 AED के करीब है। 3,025 कहलाता है। कितना बन जाएगा वो ऑलमोस्ट? ये तकरीबन 2.5 लाख के करीब बन जाता है पाकिस्तानी। तो आपने 2.5 लाख रुपए उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया अपना, और इसके अलावा अपनी स्टेटमेंट दे दी। और जिसमें तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके जो टोटल एक्सपेंसेस आपने बेयर करने हैं, यानी कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना है। अब हेल्थ इंश्योरेंस 700-800 आपको जो धर्म का टोटल मिल जाता है। तो इसके अगर हम टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो तकरीबन ये 4,500 से 5,000 दरहम के दरमियान ये टोटल एक्सपेंस आ जाता है। तो इसमें आपको ये वीज़ा इजीली मिल जाता है। आप इसमें अप्लाई करते हैं 4 से 5 दिन में। टोटल ड्यूरेशन इसका है, आपके पास स्टेटमेंट मेंटेन है, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवा दिया, आपने फ़ीस जमा करवा दी, वीज़ा फ़ीस, और आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स अगर मीट कर रहे हैं तो वो तमाम नाजरीन जो गोल्डन वीज़ा को समझ रहे हैं कि वो नहीं मतलब अप्लाई कर सकते, उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो पा रही, तो इस वीज़ा को अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा। और तो ये फिर अगेन आप 5 साल तक आना जाना बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए आसानी है जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, जो बार बार दुबई जाते रहते हैं और सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए एक हैज़ल को वो ज़ाहिर लेके चल रहे होते हैं साथ साथ के उनको वीज़ा लगवाना है, हर दफ़ा एम्बेसी में एप्लीकेशन फाइल करनी है, वीज़ा फ़ीस पे करनी है। 5 इयर्स का उनके पास मल्टी एंट्री वीज़ा है और वो अपना बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं। चलिए जी, बिल्कुल। और गोल्डन वीज़ा से रिलेटेड दुबई के अगर आप हमें कॉल करना चाहें और कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0317242553। तो यू कैन कॉल अस नाउ। और शाज़े भाई हमारे साथ हैं और जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्वेश्चंस हैं और जो आपके सवालात हैं कि आपको ये वीज़ा कैसे मिल सकता है, उस हवाले से आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो डू कॉल अस नाउ। अच्छा, तो फिर यानी कि एक आम शख्स जो बहुत हाई रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकता, उसके पास बैंक अकाउंट में होने चाहिए 12 लाख रुपए, फिर 2.5 लाख उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना है पाकिस्तानी, फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है। अच्छा, अब वो खुद क्या करता है, उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से बताएं कि उसको क्या होना चाहिए। अच्छा, पर्सनैलिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, उसका प्रोफेशन क्या होना चाहिए? कोई प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है ना। इवन इसमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन हुई होगी तो वीज़ा लगेगा। नो ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड, नो एनी एजुकेशन एक्सपीरियंस, आप बिजनेस चला रहे हैं, आप जॉब करते हैं, डजंट मैटर। कोई पर्सनैलिटी इसमें रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अच्छा। लेकिन इसके प्रिविलेजेस कुछ लिमिटेड हैं एज़ कम्पेयर टू गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा में तो ये हम अभी बात कर रहे थे कि प्रिविलेजेस अनलिमिटेड हैं कि आप सुकून से आ जा सकते हैं और आप चाहे तो पूरे 5 साल आप दुबई में रहें, आपको कोई नहीं निकालेगा वहाँ से। लेकिन इस वीज़ा की बात की जाए तो रिस्ट्रिक्शन है कि आप 180 डेज से ज़्यादा आप दुबई में नहीं रह सकते, मतलब पूरे साल में। यानी कि आप 6 महीने से स्टे कर सकते हैं, आप जो 7th मंथ अपने स्टार्ट नहीं कर सकते दुबई के अंदर। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि 180 डेज आपने पूरे साल में स्पेंड करने हैं। यानी कि अगर आपको 5 साल का वीज़ा मिला है तो आप एवरी ईयर 180 डेज से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप के पास ये वीज़ा आ गया, ये वाला जो आपने अभी बताया कि ये रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ नहीं रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे तो कोई इशू नहीं है जी, फिर इसमें आप कोई कभी इशू भी जा नहीं सकते हैं। है। ये आप कभी भी जा सकते हैं, 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर। और इसमें एक और बड़ा अच्छा सिस्टम है कि कल को अगर आपकी वहाँ पे जॉब लग जाती है, आपको रेजिडेंट परमिट मिल जाता है, इकामा जो नॉर्मली कहलाता है, तो आप ये जब भी चाहते हैं तो कि आप अपना वीज़ा कैंसिल करवा देंगे, तो आप किसी भी टाइम ये वीज़ा कैंसिल करवा के अपना अमाउंट रिफंड करवा सकते हैं जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाया था। यानी कि जो मैंने आपको 3,025 जो दरहम आपको बताए थे इनिशियल डिपॉजिट आपको देना सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे, ये आप कभी भी रिफंड ले सकते हैं गवर्नमेंट से। जो भी उनकी 10-20% एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है वो अपनी डिडक्ट करेंगे और बाकी अमाउंट आपको रिफंड कर देंगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इस बात की जो निशानदेही कर रहा है कि अगर क्या आप ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप जेन्युइन जो इंटेंट है कि आप जाना चाहते हैं वहाँ पर। और
आप ओवर स्टे ना कर जाएं वहाँ पर। हाँ। तो उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को या उन तमाम हैजल्स को मीट करने के लिए वो यही चाहते हैं कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करें और वो आपको रिफंड हो जाएगा जब भी आप अपना वीज़ा कैंसिल करवाएंगे, या इवन आपका जब वीज़ा खत्म हो जाएगा, यानी कि 5 साल पूरे हो गए तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड मिल जाएगा। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट फंड मिल जाएगा। अच्छा, व्हाट डू यू प्रेफर टू द पीपल कि वो कौन सा वाला वीज़ा अप्लाई करें, दुबई गोल्डन वीज़ा से रिलेटेड, मतलब कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करें? देखिए, अगर हम बात करें ज़्यादा चांसेस कौन से वीज़ा के होते हैं कि उसकी अप्रूवल आ जाती है? देखिए, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स के हवाले से ना, डॉक्टर्स ने अगर यूएई का लाइसेंस लिया हुआ है और अगर वहाँ पर उनकी ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है, तो वो बड़ा इजी ले सकते हैं इस वीज़े को। गोल्डन वीज़ा की हम बात कर रहे हैं। और दूसरा इंजीनियर्स हो गए, और इसके अलावा साइंटिस्ट हो गए। अच्छा। या एआई से रिलेटेड डाटा साइंटिस्ट हैं, कोई एआई से रिलेटेड कोई है, साइबर सिक्योरिटी का कोई है, आईटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अगर कोई है, तो उनके पास सिर्फ वहाँ पर जॉब्स होना ज़रूरी है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट। वो सीधा जो मतलब डायरेक्ट एलिजिबल है, उनको कोई एडिशनल जो रिक्वायरमेंट नहीं है, गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल है। तो ये उन लोगों के लिए आसानी है कि इसके पास अगर ये एजुकेशन मौजूद है। बाकी तो जो मैंने स्ट्रीम्स आपको बताई हैं, वो जहाँ उस स्ट्रीम को मीट कर रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि कोई वो नर्स हैं और उन्होंने अपने कोविड में कोई अच्छा रोल प्ले किया था, या पाकिस्तान में या दुबई में कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो अपना जो वर्क है वो अपना शोकेस करें अपने वर्क को, और उस बेसिस पे वो एलिजिबल होंगे। लेकिन इस पूरे वीज़ाज़ में जो गोल्डन वीज़ा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि अगर जैसे कोई एथलीट की बात हो रही थी या मीडिया इंडस्ट्री की किसी की बात हो रही थी, तो वहाँ की मिनिस्ट्री से उसको ऑथराइज होना ज़रूरी है। यानी कि आपको अपना तमाम वर्क एक प्रोफाइल बना के सबमिट करानी है। हाँ, वो वहाँ से endorsement लेटर, yes, we saw this and you know, and then endorsement लेटर आपको मिल जाएगा। तो आपकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट मीट हो गई, एंड देन आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा की कॉस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। गोल्डन वीज़ा की जो टोटल कॉस्ट आज के टाइम में आ रही है, वो तकरीबन 5,000 से लेकर 7,000 dirham के दरमियान आ रही है। अच्छा। यानी कि तकरीबन अगर हम बात करते हैं जो पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो तकरीबन 5 लाख रुपए करीब के दरमियान का आपको ये वीज़ा मिल जाता है, जिसमें उनकी अपनी एमिरेट आईडी की जो कॉस्ट होती है वो भी होती है, वीज़ा फीस है 12 लाख ऑलमोस्ट। नहीं, वो जो बैंक स्टेटमेंट की बात हो रही थी वो हमारी 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा की। अच्छा, वो 5 ईयर मल्टीपल। गोल्डन वीज़ा में तो हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट दिखानी नहीं है, ना हमें कोई बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। सही। सिर्फ हर स्ट्रीम की अलग अलग हम जो रिक्वायरमेंट को मीट कर लेंगे तो हम गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो इस स्ट्रीम्स में समझ रहे हैं कि वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकते, तो वो फिर वो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा आराम से अप्लाई 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा आराम से ले लें। उसमें ये होगा कि बस आपने 180 डेज से ज़्यादा वहाँ नहीं रहना, एक आपने विजिट लाजमी करना है, 6-7 महीने में आपने वापस यहाँ जस्ट लाइक जो यूएसए का जो B1 B2 वीज़ा होता है, उसमें भी इसी तरीके से होता है कि आप 6 मंथ से ज़्यादा आप स्टे नहीं कर सकते, आपको वापस आना होता है। सही। फिर उसके बाद फिर आप वापस जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर दोबारा इसी तरीके आप आना जाना बिल्कुल कर सकते हैं। आपका वो एक एंट्री एग्जिट होना ज़रूरी है, एंट्री एग्जिट होना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये बताएं कि अभी तो ये हमने दुबई के गोल्डन वीज़ा के हवाले से बात कर ली। यूजुअली अगर किसी को दुबई जाना है, मतलब 2 दिन के लिए घूमने फिरने या किसी विजिट के लिए जाना है, वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, देखिए, उसमें हमने जैसे लास्ट 6 to 1 ईयर में अगर हमने देखा तो बड़े वीज़ाज़ उन्होंने रिजेक्ट किए हैं, रिफ्यूज़ किए हैं बहुत सारे वीज़ाज़। बल्कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस आईटी की इस तरीके की दुबई में हो रही हैं। या आपको पता ही है कि इंटरनेशनल हब है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स और एग्जीबिशंस होती रहती हैं। तो हमारे पास बहुत सारे लोग आए, या बहुत सारे जो डेलीगेशंस पाकिस्तान से जाते हैं, एग्जिबिटर्स जाते हैं पाकिस्तान से, तो मतलब ट्रस्ट मी कि बहुत सारे एग्जिबिटर्स के वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए। सिंगल एंट्री वीज़ा क्या आपने 48 आवर्स का लेना है, 72 आवर्स का लेना है, ऑल दो वो पीछे कंपनी बैठी हुई है उनको स्पॉन्सर करने के लिए, और उनका स्टॉल वहाँ पे बुक हुआ हुआ है दुबई में, उसके बाद भी वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए। अच्छा, उसकी वजह जो रिफ्यूज़ल्स की इतनी ज़्यादा थी, जो आम फहम में जो एक सुनने में आया था कि जो पाकिस्तानियों का इमेज थोड़ा सा डाउनवर्ड आ गया है, कि वहाँ पर जो बहुत सारे लोग जाते हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाते हैं पाकिस्तानी, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया वीज़ा को। लेकिन मेरे जो कुछ रिसोर्सेज से मेरी बात हुई यूएई में, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई जो एक बड़ा जेन्युइन रीज़न है। अब जो अगेन जो यूएसए के हवाले से था कि वो प्रोफाइल आपका सोशल मीडिया का देखेंगे, यानी कि आपका सोशल मीडिया का प्रोफाइल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं यूएई का, तो हम अगेन ये समझ रहे थे कि यूएई का वीज़ा तो बड़ी इजीली मिल जाएगा, मैं पासपोर्ट पे पहला वीज़ा वही होता था। लेकिन अगेन आपका सोशल मीडिया मेंटेन होना, और वो आपका सारा स्क्रूटनी करेंगे उस प्रोसेस के अंदर कि कोई एक्सट्रीमिस्ट पोस्ट आपकी तो नहीं है, या आपने यूएई के कंट्री को या पाकिस्तान के अपने होम कंट्री को कभी कोई बुरा भला तो नहीं बोला, इस तरीके की कोई नेगेटिव पोस्ट तो उधर आपने नहीं की हुई थी। उन सारी बेसिस पे जजमेंट्स करने के बाद वो आपको वीज़ा मिल सकता है, लेकिन चांसेस अब सिंगल एंट्री के बहुत कम रह गए, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। इसलिए हमारा एम्फेसाइज ये होता है कि सिंगल एंट्री के बजाय आप मल्टीपल एंट्री, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ,
क्योंकि जो सिर्फ वन टाइम किसी जो प्रोसेस में जाना चाहता है, किसी काम के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए सिंगल एंट्री वीज़ा काफ़ी है, क्योंकि वो फिर मल्टीपल एंट्री के अंदर बैंक स्टेटमेंट रखे 6 महीने की, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाएं। अगर जाना है उनको सिर्फ एक दिन के लिए या एक ही दफ़ा जाना है, वन टाइम के लिए जाना है, तो सिंगल एंट्री को की वो रिक्वायरमेंट मीट करें। मेरा अंदाजा ये कि अभी तकरीबन 40-50% लोगों को मिल रहा है वीज़ा, लेकिन वीज़ा रेशो काफ़ी कम हो गया सिंगल एंट्री वीज़ा के। क्या रिक्वायरमेंट्स है सिंगल एंट्री? उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट है, जो कम से कम 1 साल तक वैलिड हो आपका पासपोर्ट, वो आपका वैलिड है। जेन्युइन आपका रीज़न हो जाने का, जो वहाँ से अगर आपको इनवाइट कर रहा है या आप बिजनेस पर्पस पे जा रहे हैं, तो आप अपने चैम्बर की मेंबरशिप सर्टिफिकेट लगा जा रहे हैं ना। अच्छा, अगर घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो देखिए, अच्छा अब घूमने फिरने के लिए पहले ही लोग बोलते थे यहाँ कराची, अगर हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं अपने एयरपोर्ट से, तो हम बता दिए कि हम घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या आ गए कि अब आपको कंफर्म बुकिंग दिखानी है, होटल रिजर्वेशन आपको दिखानी है, आपको एयर टिकट आपको कंफर्म जो रिटर्न टिकट दिखाना है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे कतर एयरलाइन से जा रहे हैं और एमिरेट्स से वापस आएंगे, बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। तो जिस एयरलाइन से आप जा रहे हैं उसी एयरलाइन से आपका वापस भी आना जरूरी है, सेम एयरलाइन से। अच्छा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपके कंफर्म टिकट हो, आपके उस कंफर्म बुकिंग हो, होटल रिजर्वेशन, या आपके पास कोई टिकट्स जो इस तरह के जो वॉचर्स इशू हो जाते हैं, और आपके वैलिड पासपोर्ट है, तो ये 3-4 चीज़ अगर रिक्वायरमेंट जो मीट कर रहे हैं, तो एज अ टूरिस्ट अभी भी हम दुबई अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हैं सिंगल एंट्री वीज़ा पे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाज़िब भाई हमारे शो पे आए, और जितनी भी कैटेगरीज थी उसको हमने कवर करने की कोशिश की, लेकिन मेनली आज हमने आपको ये बताया कि आप गोल्डन वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जो गोल्डन वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, वो दुबई का 5 इयर्स मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करें, वो और भी उनके लिए बेनिफिशियल है अगर आप वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते। तो शो में ये वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर एक और मौजू, अहम मौजू खाने पीने के हवाले से आपके साथ में डिस्कस करेंगे, शेफ से भी मिलवाएंगे। वेलकम बैक। तो बात कर लेते हैं, आज वीकेंड है, खाने पीने की, और इसके अलावा हम इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, घूमने फिरने के बारे में बात करते हैं कि आपके घर में जब हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन गेस्ट आ जाते हैं तो आप उनको कैसे डील आउट करते हैं, कैसे खाने वाने बनाते हैं। तो आज हम बात करते हैं ससुराल के हवाले से कि आप लोगों के ससुराल में जो है वो कैसे खाने खाए जाते हैं, क्या क्या पकता है, और आप उनकी जो फरमाइशें हैं वो कैसे पूरी करते हैं। तो बात करने के लिए हमें हमारी शेफ़ से ज्वाइन किया है, हमारे साथ फरा हैं और मैं विषय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, हफ्ते के दिन ना इतनी खुशी हो रही होती है, और हफ्ते के दिन ऐसा दिन होता है कि इस दिन आप अपना अगला दिन भी प्लान कर रहे होते हैं, और आपको पता होता है कि इसके बाद अभी नेक्स्ट डे जो है वो हमारी छुट्टी है। अच्छा, ये सिर्फ वर्किंग वुमेन्स का नहीं होता, ये जो मसला है ना, ये घर में बैठी जो खवातीन होती है ना, उनका भी होता है। और उनको पता होता है कि जी ठीक है, उनके हस्बैंड की या उनके बच्चों की या उनके फादर की छुट्टी है, और फिर ये घूमने घुमाने और खाने पकाने के दिन है। अच्छा जी, ये बताएं कि ससुराल में खाना बनाना और ससुराल वालों की पसंद को पूरा करना बड़ा ज़रूरी होता है और बड़ा मुश्किल भी होता है। तो ये बताएं, क्या बना सकते हैं जिससे ससुराल वाले बड़े खुश हो जाएं अपनी बहू के साथ कि भाई क्या ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो बना के खिलाई हमारी बहू ने हमें। देखिए, ससुराल वालों का क्या है कि टाइम लगता है हर किसी को, नया घर होता है, नई चीज़ें होती हैं, तो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना होता है। सही, सबसे पहले तो। दूसरा, खाना कहते हैं ना कि खाने से पेट, वो एक मिसाल दी जाती है। हाँ। कि वो मुझे भी इस टाइम याद नहीं आ रही। तो क्या होता है, मेरे जो ससुराल वाले हैं बेसिकली वो है गुजराती। अच्छा, गुजरातियों ने सिर्फ खाने चटपटे खाने, स्पाइसी, अचार, ये सारी चीज़ें खानी है। बट उन लोगों को जो है ना, मतलब उनको हर टाइम खाना पीना है, तली हुई चीज़ें, हर चीज़। तो जब अब मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ लखनऊ से। अच्छा। तो और मैं आई हूँ गुजरातियों में। अरे वाह वाह भाई, लखनऊ और गुजरात का जो कॉम्बिनेशन है वो हो गया है। बिल्कुल। और जो है अम्मा मेरी जो है इलाहाबादी। अच्छा। अब वो सारे, ये तो और ट्रायो बन गया है भाई, इलाहाबाद, लखनऊ और गुजरात। तो वो सारा कुछ हो गया मिक्स। अब वो कुछ, मुझे बचपन से कुकिंग की शौक भी था, फिर फील्ड भी ऐसे मैंने ज्वाइन कर ली। तो अब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, आप यकीन करें, मैंने अपनी नन से सीखी। अच्छा। क्योंकि गुजराती कुजीन मुझे नहीं आते थे, लेकिन अब सम टाइम वो मेरी नन बोल रही होती है तो ये तो हमसे भी अच्छा बना, हमसे भी अच्छा। ससुराल वालों को खुश करने के लिए कौन सी ऐसी डिश है जो आप बना के दे सकते हैं और उसके बाद वो कहें भाई वाह, सारी नाराज़गी दूर हो गई ये खाने के बाद? यार क्या है कि मेरे ससुराल में, वही मैं बोल रही थी, देसी फूड खाया जाता है ना। तो अब मैं जब भी दावत में आते हैं, अब मेरी नन को ये मेरे हाथ के दही बड़े बहुत पसंद
दही बड़े, यस। तो यानी कि महविश के मुताबिक अगर आप अपने ससुराल वालों को खुश करना चाहते हैं तो ये दही बड़े जो हैं वो उन्हें बना के खिलाएं। और ये दही बड़े बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। महविश, इसकी रेसिपी भी बताएं ज़रा। रेसिपी देखिए, सब माश की दाल के दही बड़े बनाते हैं, सही है। मैंने बनाए चने की दाल के, ये मेरी अपनी स्पेशलिटी है। ओके, ठीक है। तो इस पर हमने ओवरनाइट चने की दाल सोक करी। सोक करने के बाद हमने साबित लाल मिर्च, लहसुन के जवे 2 से 3, 1 कप दाल का बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा। उसमें हम डालेंगे ज़ीरा। हाँ। ज़ीरा डालने के बाद हम पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। हाँ। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डालेंगे, सही है। ठीक है। हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम बाद में ऐड करेंगे। अब हमने, और इसके अंदर मैंने 1 अनियन डाली है छोटे साइज़ की। अच्छा। प्याज डालेंगे, ठीक है। उससे सॉफ्टनेस आती है। अब हमने आप उसको जो है ग्राइंड करा, और उसको बिल्कुल जो है ना फ्लफ़ी सी आपको ग्राइंड करना है, ये नहीं कि उसमें दाना ना। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, ग्राइंडर में 2 से 3 दफ़ा करने के बाद इसको आप जो है ना एक ही डायरेक्शन में किसी बड़े बोल में निकालें दाल को, और एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स करना है। अब आप हैंड ब्लेंडर से कर लें, आपके पास केक जिससे आप मतलब डो वगैरह बनाते हैं उससे कर लें। इसमें देखिएगा आप एक फ्लफ़ी हो जाएगा, फ्लफ़ी। और आपने क्या करना है, एक बोल के अंदर लेना है पानी, और थोड़ा सा जो आपका बैटर है वो आपने डाला, वो बैटर आपका जब ऊपर आ जाएगा ना, इट्स मीन कि ये बिल्कुल बेहतरीन होगी। बड़े मज़े के जो है ये दही बड़े ये फिर बन जाएंगे। अच्छा, इसमें जो ये आपने चने की दाल का जिक्र किया है, ये मज़ीद इन्हांस करता है इसके टेस्ट को बहुत इन्हांस करता है जब आप ये खाई। अच्छा, आप इसको जब आप फ्राई करती हैं ना, तो जैसे कि बच्चे भी ऐसे नॉर्मली पकोड़े जो बच्चे नहीं खाते ना, वो डोनट वगैरह समझ के खा रहे होते हैं, जैसे नमकीन डोनट्स वगैरह बनते हैं, इस तरह की चीज़ समझ के उनको बड़े मज़े के, अंदर से बड़े क्रिस्पी, सॉफ्ट, ऊपर से क्रंची, इस तरह के होते हैं। तो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, टेस्ट में भी डिफरेंट होते हैं। और इसका प्लेन दही है नॉर्मल, हमने चीनी डाल के और नमक डाल के मैंने दही को फेंटा। अच्छा, मैं दही में कभी भी पानी नहीं मिलाती। अच्छा, दही में पानी नहीं, मैं मिलाती हूँ। उसकी रीज़न क्या है, क्यों नहीं मिलाती? दही में जब पानी मिलाते हैं ऑलरेडी वो पतला हो जाता है, उसका ना टेस्ट ख़त्म हो जाता है, उसका डिफरेंट। हाँ, और उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। अब जो हम लोग, वैसे फहद कह रहा है कि जो दही में पानी इसलिए भी नहीं मिलाया जाता क्योंकि पहले ही जो दुकानदार है वो पानी मिलाता है। वैसे हम लोगों को किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, पहले से ही हमें सारी चीज़ें, सारी मिलावट हुई भी मिलावट मिल जाती है, बिल्कुल। तो मैं इसमें मिल्क ऐड करती हूँ, और वो भी टेट्रा पैक वाला, कोई भी आप बॉक्स वाला आप लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं खुला, वो मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको जो है अच्छे से फेंट लिया। इसके अंदर सिंपल नमक और वो डाला हुआ है चीनी। अच्छा। और इसकी मेन जो गेम है वो चटनियों का है। चटनियाँ इन्हेंस करती है हर चीज़ को, आपको पता है। सही। ये आपने इसके ऊपर टॉपिंग भी की हुई है ना, ये ग्रीन जो है वो ये चटनी है, एक ग्रीन है, ये रेड चटनी है। ओके, सही। और उसके ऊपर ये अनियन जो है उसकी भी टॉपिंग हुई है। और ये प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो बहुत काउंट करती है, उसके बाद फिर इंसान टेस्ट की तरफ जाता है। अच्छा जी, फ़रा हमारे साथ हैं और फ़रा से भी पूछते हैं कि फ़रा जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनाकर लेकर आई हैं। फ़रा, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा, ससुराल वालों को खुश करने के लिए कौन सी डिश बना के खिला दी जाए कि बस झटपट सारी नाराज़गी दूर हो जाए, सारा प्रॉब्लम ख़त्म, भाई बहू सबसे अच्छी है, ये सबसे अच्छे खाने बनाती है? मुझे तो अपने ससुराल वालों को कुछ भी मैं बना के खिला दूँ तो उनके लिए तो ये होता है कि बेस्ट है ना, बेस्ट है। इसलिए कि जब मैं शादियों कर गई, वो मेरे इन-लॉज जो हैं वो राजपूत थे और मैं उर्दू स्पीकिंग यूसुफजई पठान। अच्छा। तो मेरा ताल्लुक जो था वो मुरादाबाद से था। अच्छा। तो हमारे यहाँ खाने जो हैं वो ज़्यादातर जो है गोश्त ही बना करता था। हाँ। सब्जियों से हमारा दूर दूर तक ताल्लुक नहीं थे, जबकि मेरे इन-लॉज जो है वो वेजिटेरियन, दाल सब्जी उनके यहाँ मोस्टली। हाँ। और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि दाल और सब्जी बनाना, और वो भी उस लेवल की कि मुझे वो खुद खा के बड़ा मज़ा आता था। हाँ। लेकिन मैं नहीं बना सकती थी क्योंकि मेरा ज़्यादातर हाथ चलता ही गोश्त पे था। तो बस ये कि मैंने ये किया कि उन सबको जो है वो इस पे कन्वर्ट कर दिया। इनके मुंह को लग गया ये मेरे हाथ का खाना। अच्छा जी। और मेरे खाने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब बहुत अच्छा खाना बनाया करते थे और उन्हीं से ये चीज़ मेरे अंदर आई थी। सही। तो मेरे ससुराल तो अभी ये जो आप बना के लाई हैं, ये इसकी रेसिपी ज़रा हमारे साथ में शेयर करें। अच्छा, ये इस तरह से है कि पहले मैंने चिकन को जो है वो तमाम हरा मसाला, इस डिश का नाम बताइए। जो ये ग्रीन चिकन है, ग्रीन चिकन जी, स्मोकी ग्रीन चिकन कहलाता है। जी, ठीक है, चलिए जी, ये स्मोकी ग्रीन चिकन है और फ़रा जो है इसकी रेसिपी हमें बताने लगी। हाँ, इसमें ये कि सबसे पहले अनियन को जो है ना वो थोड़ा सा फ्लेम पे जो है वो थोड़ा सा उनको लिया जाता है गरम, और थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाती है अनियन, तो उनको छील के, और कुछ लहसुन के जवे तकरीबन 8 से 10, काली मिर्चें, कुछ खोपरा पिसा हुआ,
और हरी मिर्चें और हरा धनिया मिला के दही के साथ इसको ब्लेंड कर लिया जाता है। सही। उसके बाद जो है इसे चिकन में मैरिनेट करके रख दिया जाता है विद ऑयल। ऑयल भी मैरिनेट करके, ऑयल भी अप्रोक्स पौने घंटे 1 घंटे इसको रखा जाता है। उसके बाद इसको लो फ्लेम पे पकने दिया जाता है। अच्छा, ये जब पक जाता है तो ग्रेवी जो है वो बिल्कुल इसकी लगी लिपटी सी होती है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। उसके बाद जो आप इसमें जो मलाई की टॉपिंग कर दीजिए और जो है वो स्मोक दे दीजिए, तो इसका टेस्ट जो होता है ना वो बड़ा अच्छा होता है, सॉफ्ट भी बहुत होती है और टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब जो हमारे यहाँ मोस्टली जो है वो कोरमा, कढ़ाई, निहारी इस टाइप की चीज होती है, ये जरा थोड़ा हटके होता है ना, तो अच्छा, इसको तंदूरी रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, पराठे के साथ भी खाया जा सकता है। और जो मैं इंट्रो में शुरू में आज आपसे नाश्तों की बात करी थी ना कि भाई हफ्ते वाले दिन की जो शाम होती है उसी को अगर आप सुबह का नाश्ता अच्छा सा सालन बना के रख दें तो ये वो भी आप बना के रख सकते हैं, तो अगले दिन फिर संडे को जो है वो आप पराठों के साथ इसका नाश्ता भी कर सकते हैं, तो ये बड़ा अच्छा रहता है ना। एक बात और मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें, कुछ खाने, कुछ सालन ऐसे होते हैं जिन्हें बासी करके खाने में मज़ा आता है, जैसे लाइक कड़ी हो गई, वो अगले दिन आप खाएं, या आलू की तरकारी हो गई वो आप अगले दिन खाएं सुबह में, या चने की दाल हो गई पराठे के साथ खाएं, तो वो उसका टेस्ट जो है ना वो और मजीद बढ़ के आता है ना, वो आपको उस वक्त ताज़ा ताज़ा वो टेस्ट नहीं आपको मिलता। तो ये ससुराल वालों को अगर खिलाया जाए, जो भी कोई चाहता है अपने ससुराल वालों को खुश करना, तो वो खुश हो जाएंगी। ये ऐसी है रेसिपी। अगर हाँ बिल्कुल, अगर उनके ससुराल वाले खाने के शौकीन हैं तो ज़रूर खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सही। चलिए जी, ये जो ग्रीन स्मोकी चिकन है ये अगर आप अपने ससुराल वालों को खिलाएंगे तो डेफिनेटली दे विल बी हैप्पी कि भाई आपने बड़ा ज़बरदस्त उनको जो है वो बना के डिश खिलाई है। अच्छा जी, ये जो रेड वेलवेट चीज़, रेड वेलवेट पेस्ट्री रखी हुई है, इसकी ज़रा रेसिपी बताएंगे क्या है? इसकी रेसिपी वही आम देखें जो केक्स हम बनाते हैं उसी की तरह ऑल पर्पस फ्लावर और जो है शुगर और एग्स उसी की मिलके बनती है, बस इसमें थोड़े से डिफरेंस ये होता है कि हम इसके जो ऊपर फ्रॉस्टिंग होती है इसकी क्रीम में जो है वो हम चीज़ मिलाते हैं, और दूसरा ये कि इसके बैटर में जो है वो हम थोड़ा सा बटर मिल्क मिलाते हैं। बटर मिल्क, हाँ, बटर मिल्क जो है एक्चुअली वो दूध में हम थोड़ा सा सिरका मिला दें और थोड़ी देर उसको रखे रहने दें, वो बटर मिल्क मिल जाता है, तो उसमें मिलाते हैं, उससे ये इसका टेक्सचर जो बहुत सॉफ्ट हो जाता है ना, और बड़ा अच्छा मॉइस्ट सा हो जाता है। तो और उसके बाद जो है वो हम इसको सोक करते हैं कंडेंस मिल्क विद मिल्क के साथ ना। अच्छा। तो उससे उसका टेस्ट जो है ना वो और एनहेंस होकर आता है। सही। तो एक्चुअली बस ये समझे सेम उसमें केक की तरह ही बनती है, लेकिन बस इसमें सोकिंग में और फ्रॉस्टिंग में जो है ना वो चीज़ सोकिंग में और फ्रॉस्टिंग में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। चलिए जी, ये दोनों डिशेस फरा ने हमें बताई और इसकी रेसिपी शेयर की। दम वाला कीमा अगर लाई है, दम वाला कीमा, और महविश दम वाला कीमा जो है ना वैसे ही बड़ा फेमस है। दम वाला कीमा नाश्ते में भी खाया जाता है। दम वाला कीमा जो है वो आप देखेंगे मुख्तलिफ माइयों, मेहंदी की तकरीबात में जो है वो पराठों के साथ भी होता है। तो ज़रा ये जो दम वाला कीमा है इसकी आप जो है वो हमारे साथ में रेसिपी शेयर करें। वैसे ये जो है ना इसकी प्रेजेंटेशन ये बड़ी ज़बरदस्त लग रही है रखी हुई। जी मैम। अच्छा, इसका वही सिंपल प्रोसीजर है। इसको बस हमने, अच्छा कुछ लोग इसको मैरिनेट करके भी बनाते हैं, मैरिनेट करके ठीक है, अगर मैरिनेट वैसे बनता है, लेकिन ज़्यादा सही रेसिपी क्या रहती है? मैरिनेशन वाली होती है। अगर जैसे कि शॉर्ट टाइम, जैसे मेरे पास आज शॉर्ट टाइम था तो मैं मैरिनेशन वाली आई थिंक सब बनाते होंगे, मैं शॉर्ट वाला बताती हूँ, ठीक है, कि अगर आपके पास टाइम ना हो, गेस्ट आ गए, सिंपल आपने ऑयल या घी में बनाना है इसको, ठीक है। आपने प्याज को ब्राउन किया, ब्राउन करने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अच्छा, मतलब पहले प्याज ले ली, फिर उसके बाद प्याज लेकर आपने इसको प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया, देन फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने ऑयल के अंदर, ठीक है। उसमें मैंने कीमा डाला, कीमे को उसमें भून लिया। भूनने के बाद इसमें मेरा एक सिग्नेचर मसाला है, भुना हुआ मसाला मेरे पास बना हुआ रखा रहता है, रेड जो हमारी गोल मिर्च, भुना हुआ मसाला। वो मुख्तलिफ मसालों का मिक्सचर है या फिर आप वो एक मेरा एक पर्सनल एक ये है कि मैं सीक्रेट मसाला उससे ना ये सीक्रेट शेयर करें ना, वो कौन सा मसाला डाला हुआ है यार? सिंपल जो आपका नॉर्मल जो धनिया, साबुत धनिया, जीरा और लाल मिर्च जो गोल वाली होती है, उसको तवे पे भून के उसको आप कूट लें दरदरा सा ना, बारीक नहीं करना। वो मैंने देखा है किसी भी खाने में जाते हैं ना उसका अरोमा बहुत अच्छा आता है, टेस्ट इन्हेंस करता है। अच्छा। और जब भी आप मसाले भुने हुए डालते हैं ना उसका एक टेस्ट अलग होता है।
उसका टेस्ट अलग होता है। कच्चे अच्छा, ये मसालों एक कश्मीरी लाल मिर्च भी होती है? कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च का जस्ट कलर होता है वो आपके खानों को खूबसूरती देता है। अच्छा, वो मतलब तेज नहीं मिर्चे जो है ना, उसकी जो मिर्चें हैं वो आपको तेज नहीं लगती, लेकिन वो प्रेजेंटेशन और कलर के लिए जो है बहुत वो बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, फिर इसको जरा रेसिपी बस हमने इसमें जो है ना ये कहते हैं कीमे को मैंने उसमें भुना है, उसमें वही अपना मसाला डाला है और पिसा हुआ काली मिर्च है, इसके अंदर वो है पिसा हुआ क्या नाम है गरम मसाला, ठीक है, रेड चिली पाउडर, ये सारे मसाले। अच्छा, इसी चीज़ को आप लगा के मैरिनेट भी कर सकते हैं। प्याज को तल के आपने कीमे में डाल दी और ऑयल भी साथ डाल दिया और आपने अदरक लहसुन सब साथ डाल दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला लिया जो नॉर्मल आप घर में बना के भी रख सकते हैं या आपके पास अगर जो डब्बे वाला डालना चाहता है वो डाल दे, ठीक है। बस वो आपने मैरिनेट भी अगर मैरिनेट करना है वो ये सब करके आपने मैरिनेट कर दिया, लेकिन मैंने इंस्टेंट सब साथ साथ डाला इसके अंदर ना, सही, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट था, मुझे करना था। बस हमने इसको स्लो फ्लेम पे छोड़ दिए। छोड़ने के बाद अगर मैरिनेट करेंगे तो आप साथ दही डाल देंगे, लेकिन मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया स्लो फ्लेम पे, बहुत जल्दी बन जाता है। तो पहले तेज आंच पे भून लिया ताकि इसकी जो एक हीक होती है वो ख़त्म हो जाए। फिर मैंने एंड में सिर्फ 1 चम्मच दही जो खाने वाला होता है वो मैंने डाल के इसको मिक्स करके हरी मिर्ची ऊपर से रख के दम पे छोड़ दिया। जब इसका ऑयल ऊपर आ गया फिर हमने इस पे कोयले की स्टीम दे दी। अच्छा, जो दम जो दम वाला उसका एक फ्लेवर है। हाँ, अच्छा, इसको और मज़ीद अच्छा करने के लिए समटाइम अगर आपका ऑयल ऊपर नहीं है तो घी को बहुत हल्का सा गर्म करके उसमें गोल लाल मिर्च जो होती है ना, जो कमर्शियली मिलता है, वो ऊपर से जो है ना घी और गोल लाल मिर्च का एक तड़का लगाते हैं इसके ऊपर, सही, उससे इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है। चलिए जी, ये ज़बरदस्त मज़े की डिशेस जो हैं उनकी रेसिपीज़ हमने आपको बताई, ये आपने अपने ससुराल वालों को भी बना के खिलानी है और हमारी शेफ्स के मुताबिक आपके ससुराल वाले डेफिनेटली ये सारी डिशेस खा के जो है वो खुश हो जाएंगे। तो वीकेंड है, ये सारी डिशेस ट्राई करें, ज़रूर हमें बताएं कि आपको ये डिशेस जो है इनकी रेसिपीज़ कैसी लगी। बहुत शुक्रिया महविश, बहुत शुक्रिया फ़रा, आप लोग हमारे शो पर आए। तो शो का वक्त जो है, शो का जो टाइम है वो एंड हो गया है और इस दुआ के साथ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, जहाँ रहिए खुश रहिए और हमारे शो को और हमें फीडबैक देना और फॉलो करना ना भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियस 10।